दिल्ली की खूबसूरत सड़कों का सफ़र बहुत दिलचस्प तजुर्बा था। इस दौरान शकूर रास्ता बताता जा रहा था। ये क्या हो रहा है? नूर ने फ़ौरन इस बात का नोटिस ले लिया। इन्हें रास्ता नहीं मालूम? जी, ये बाहर से आए हैं, शकूर बोला। अमेरिका से, उसने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। शकूर बेचारा क्या बोल सकता था। जिस जगह वो आई थी एक बेहद खूबसूरत कोठी थी। शकूर के इशारे पर कार कोठी के कंपाउंड में दाखिल हो गई। मैंने नीचे उतरकर दरवाज़ा खोला। वो उतरने लगी, फिर एकदम चमक कर बोली, रास्ते से हटो। ऊंट की तरह रास्ता रोककर क्यों खड़े हो गए? आदाब सीखो। मैं सामने से हट गया और वो खटखट करती अंदर चली गई। कुछ देर के बाद वापस आई तो एक और खूबसूरत लड़की उसके साथ थी। दोनों बैठ गईं तो मैंने स्टीयरिंग संभाल ली। नूर बोली, दरिब्बे चलो। ये कौन साहब हैं जो गाड़ी चला रहे हैं? दूसरी लड़की ने पूछा। ड्राइवर, नूर ने जवाब दिया। क्या मतलब? दूसरी लड़की के लहजे में हैरत थी। ड्राइवर का कोई और मतलब भी होता है? ऐसे शानदार ड्राइवरों का होता है, दूसरी लड़की ने शरारत से कहा। नाजी, फजूल बातों से गुरेज किया करो, नूर ने नागवारी से कहा। दूसरी लड़की हंसने लगी, फिर सरगोशी में बोली, तुमसे आजिज होगा बेचारा। नूरुन्निसा ने कोई जवाब ना दिया। इस बार भी गाड़ी एक और खूबसूरत कोठी के गेट से अंदर दाखिल हो गई। यहाँ कंपाउंड में 4 कारें खड़ी हुई थीं और उनके गिर्द बहुत सी लड़कियां नजर आ रही थीं। अलबत्ता उनके साथ एक कार्टून भी मौजूद था, 3 पीस सूट में मलबूस, किसी कदर बेढंगे बदन का मालिक, अजीब सी शख्सियत थी। ये कौन है इन लोगों के साथ? नाजी ने गाड़ी में बैठे बैठे कहा। पता नहीं, नूर बोली। इतनी देर में लड़कियों ने नूरुन्निसा को घेर लिया। यार नूर, जिंदगी में सिर्फ एक बार तुम वक्त की पाबंदी कर लो, हमारी हसरत पूरी हो जाए। वो हसरत ही क्या जो पूरी हो जाए, दूसरी लड़की ने कहा। इतने में नाजी बोल पड़ी, ये अंग्रेजी अखबार का कार्टून कौन है? कई लड़कियां हंस पड़ीं। फिर उनमें से एक ने कहा, प्लीज नाजी, ये मेरी मजबूरी है। अरे मुबारक हो, इतनी खामोशी से तुम मजबूर हो गई। मंगनी हुई है या निकाह भी हो गया? यार प्लीज मजाक मत उड़ाओ, अम्मी के लाडले हैं, दुबई से आए हैं, लड़की रूहान से लहजे में बोली। असूली तौर पर गलत है, पिकनिक लड़कियों की है, ये कहाँ एडजस्ट होंगे? नूर ने कहा। ड्राइवरों को कंपनी देंगे, एक लड़की ने कहा। गर्ज ये कि सारी लड़कियां खी खी करती हुई अपनी अपनी गाड़ियों में जा घुसीं। 2 लड़कियां हमारी गाड़ी में भी आ गईं। गाड़ियां चल पड़ीं। मैंने अपनी गाड़ी पीछे रखी ताकि रास्ता पता चलता रहे। इस तरह यह सफ़र फिरोज शाह के कोटले पर ख़त्म हो गया। बेहद पुरफिज़ा मुकाम था। सब लड़कियां गाड़ियों से उतरकर चहलें करने लगीं। दुबई पलट। जगलर बहुत खुश नज़र आ रहा था और ख़ुद को इतनी सारी लड़कियों के दरमियान शहजादा तस्वुर कर रहा था। वो लड़कियों में घुसा हुआ था और साफ पता चल रहा था कि लड़कियां उसकी मौजूदगी से बोर हो रही हैं। वह जिधर जाता लड़कियां वहां से हट जातीं, जिसका उसे कुछ देर के बाद एहसास हो गया। दूसरी गाड़ियों के ड्राइवर एक जगह बैठे बातें कर रहे थे। मैंने उनसे अलग अपने लिए जगह बना ली। जगलर इधर उधर देखता रहा, फिर उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और वह मेरी तरफ चल पड़ा। खुदा खैर करे, मैंने दिल में सोचा। चंद लम्हों के बाद वो मेरे पास आ गया। तुम अकेले क्यों बैठे हो? उसने आते ही सवाल किया। अल्लाह की मर्जी है, मैंने जवाब दिया। क्या मतलब? वैसे मैंने तुम्हें वो बड़ी गाड़ी चलाते हुए देखा था जिसमें वो बैठी थी। तुम्हारी कौन है वो? कौन? मैंने हैरत से पूछा। वो जो चंपई सूट में चंपा कली लग रही हैं, वो जिनके बाल पैरों तक आ रहे हैं। माफ़ करना, तुम्हारी क्या लगती हैं वो? मालकिन, मैंने जवाब दिया। अरे ड्राइवर हो? हाँ। तब तुम हमारे काम आ सकते हो। लो ये रखो। दुबई पलट ने 100 रुपये का नोट निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाया। क्या नाम है उनका? उसने नोट मेरी जेब में ठोंस दिया। एक लम्हे के लिए मेरे दिमाग में गर्मी आई, लेकिन दूसरे लम्हे नूर का गुरूर याद आ गया। उसे इस गुरूर की थोड़ी सी सजा मिलनी चाहिए। क्या काम है? मैंने पूछा। यार वो दिल को भा गई हैं, दोस्ती करा दो। एक बार फिर सारे वजूद में गर्म लहरें दौड़ गईं। दिल चाहा कि मुंह पर ऐसा घुंसा रसीद करूं कि पूरा मुंह दांतों से महरूम हो जाए, लेकिन दूसरे ख्याल ने संभाल लिया। नूर बेहद मगरूर और बददिमाग लड़की थी और ये जगलर बहुत घटिया इंसान। दोनों को सजा मिलना ज़रूरी थी। वो मेरे पास बैठ गया, फिर बोला, बोलो, काम करोगे मेरा? क्या चाहते हैं आप? उस तक मेरे दिल की बात पहुंचा दो। कितनी बुरी बात है, जो काम आपको खुद करना चाहिए वो दूसरों से करा रही हैं। क्या मतलब? वो चौंक कर बोला। दिल की बातें हमेशा खुद करनी चाहिए। नूर बीबी क्या सोचेंगी कि आप कितने बुज़दिल हैं? वो सोच में डूब गया, फिर बोला, उसका पता बता दो। तुम मेरा साथ देना, मेरा काम बन गया तो तुम्हें इनाम दूंगा। मैंने हवेली का पता दोहरा दिया। वो क्या पसंद करती हैं तुम्हें तो मालूम होगा। वो बोला, बस हंसने हंसाने की शौकीन है, हर वक्त लतीफ़े सुनाती रहती हैं। वैसे आपका नाम क्या है? नाम तो एहसान अली है, मगर सब प्यार से बब्बन मियाँ कहती हैं। ठीक है, फिर जाकर बिस्मिल्लाह करें। आप वहाँ से चले क्यों आए? यार उज़्मा ने कहा था कि आप लड़कियों में ना घुसें। जाइए, हिम्मत करें।
मैंने कहा और बब्बन मियाँ लड़कियों की तरफ बढ़ गए। मेरा बड़ा दिल चाहा कि करीब से जाकर बब्बन मियाँ का कारनामा देखूं, लेकिन यह मुमकिन नहीं था। अलबत्ता चंद ही लम्हात के बाद चटाक की आवाज़ के साथ नूर का थप्पड़ बब्बन मियाँ के मुंह पर पड़ा। बब्बन मियाँ हैरत से मुंह खोले खड़े थे और लड़कियों में हलचल मची हुई थी। नूर बुरी तरह बिफरी हुई थी। उसने चीख कर शकूर को आवाज़ दी। शकूर ड्राइवरों के पास बैठा हुआ था। जल्दी से नूर की तरफ भागा, फिर चंद लम्हे वहां रुककर मेरी तरफ दौड़ा और करीब आकर बोला, गाड़ी स्टार्ट कर लें ड्राइवर साहब, नूर बीबी वापस जाएंगी। मैं ऐसे किसी वाक्य का मुंतजिर था, चुनाचे तैयार हो गया। नूर तेजी से गाड़ी के पास आ रही थी और लड़कियां उसके पीछे दौड़ रही थीं। वो उसे रोक रही थी, लेकिन नूर ने किसी की नहीं सुनी और गाड़ी में आ बैठी। सामान ले लूं छोटी बीबी साहिबा? शकूर ने पूछा। बैठो। नूर गुर्राई और शकूर जल्दी से मेरे बराबर का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया। मैंने गाड़ी रिवर्स की और उसे आगे बढ़ा दिया। लड़कियां बेबसी से देखती रह गईं। नूर के बारे में अंदाज़ा पहले ही था कि इंतहा पसंद है, लेकिन मुझे क्या फ़र्क पड़ता था। मैंने खुद को भुला दिया था। कोई याद दिल में उभरती तो जहन से झटकने की कोशिश करता। मुझे कुछ पता नहीं था कि मेरे साथ क्या होगा। वाकया दिलचस्प था, चाहता तो इसमें और दिलचस्पियां पैदा हो सकती थीं, लेकिन मेरी तो अपनी ज़िंदगी तमाशा बन गई। किसी और का तमाशा क्या देखता। हवेली पहुंच गया। नूरुन्निसा का मूड सख्त खराब था। खैर बाकी वक्त कोई खास बात नहीं हुई। फिर ड्यूटी ख़त्म करके मैं हकीम इरशाद अली की जन्नत में आ गया। यहाँ कर दर हकीकत सारे गम भूल जाता था। इतने अच्छे थे ये सब के बयान से बाहर, हंसने हंसाने वाले, जिनके साथ गुजरने वाला वक्त गमों से आज़ादी दिला देता। पिकनिक कैसी रही? इरशाद ने पूछा। ठीक थी। नूरुन्निसा ने कोई बदतमीजी तो नहीं की? नहीं, मैंने जवाब दिया। बस खदशा ही रहता है, नाजो नौम में बिगड़ी हुई लड़की है। वैसे किरदार की अच्छी है। बेगम साहिबा उसके लिए परेशान रहती हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने कहा। मैं अजीमुल्ला खान की वापसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। उसके बाद तुम्हें ड्राइवरी की नौकरी से हटा लूँगा। मैंने अर्ज़ किया ना कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरे दिन मैं हस्बे मामूल अपनी ड्यूटी पर पहुँच गया। कोई ख़ास बात नहीं हुई। दोपहर को 12 बजे शकूर ने बेगम साहिबा का पैगाम दिया कि उन्हें कहीं जाना है, तैयार हो जाओ। मेरी तैयारी क्या थी? बेगम साहिबा आ गई और मैं कार लेकर चल पड़ा। ठीक हो कामरान? जी बेगम साहिबा, मेहरबानी। मैं तुम्हें रास्ता बताती हूँ। मेरी एक अजीज़ा बीमार हैं, उन्हें देखने जाना है। फिर कुछ खरीदारी करनी होगी और बस। जी, मैंने कहा। कुछ देर के बाद हम एक शानदार अस्पताल पहुँच गए। प्राइवेट अस्पताल था, लेकिन बहुत आला पाएगा। यह अस्पताल मेरी नंद के बेटे का है, बेगम साहिबा ने कहा। मैंने अस्पताल की पार्किंग में कार रोक दी। बेगम साहिबा उतर गई। मैं साथ चलूं? मैंने पिछला दरवाज़ा बंद करते हुए पूछा। नहीं, मैं चली जाऊंगी। वो चली गई और मैं कार के पास खड़े होकर अस्पताल का जायजा लेने लगा। मैंने ऐसे ही अपने क्लिनिक के ख्वाब देखे थे। खुद को एक बड़े और नामवर डॉक्टर की हैसियत से सोचा था। बड़े और नामवर डॉक्टर के तौर पर तो मेरा नाम सामने आया था, लेकिन इस पर मुझे कभी खुशी नहीं हुई, क्योंकि वो एक खबीस जादूगर का मरहून मिन्नत था। कोई 40 मिनट के बाद मैंने दूर से बेगम साहिबा को आते हुए देखा। एक शानदार आदमी सूट में मलबूस उनके साथ आ रहा था। मैं गाड़ी से उतर आया और मैंने अदब से दरवाज़ा खोल दिया। कुछ लम्हों के बाद बेगम साहिबा करीब आ गईं। साथ आने वाले शख्स ने कहा, ठीक है मामी साहिबा, मैं हाजिरी दूंगा। खाला साहिबा की तरफ से आप इत्मीनान रखिए, 1 हफ्ते में वो घर चली। उस शख्स की निगाह मुझ पर पड़ी और वह बोलते बोलते रुक गया। वो आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देख रहा था। उसकी इस कैफियत को बेगम साहिबा ने महसूस नहीं किया। वो कार में बैठते हुए बोली, बस मुझे तुम पर भरोसा है, निज़ाम भाई बहुत परेशान है। जी, उस शख्स ने खोए खोए लहजे में कहा और कार का पिछला दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं घूमकर ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। फिर मैंने कार स्टार्ट की। बेगम साहिबा ने हाथ हिलाया और मैंने कार आगे बढ़ा दी। खुद मेरी कैफियत अजीब हो गई थी। वह शख्स मुझे देखकर खो क्यों गया था? क्या बात थी? कहीं उसने मुझे पहचान तो नहीं लिया? रास्ते भर उसकी आंखें मुझे चुभती रही थीं। घर आकर भी परेशान रहा। रात के 10 बजे थे। इरशाद अली के घर में हस्बे मामूल रौनक थी। सब हंस बोल रहे थे कि बाहर की घंटी बजी और मैं उठकर दरवाजे की तरफ चल पड़ा। बाहर शकूर खड़ा था। आपको बेगम साहब बुला रही हैं। ओह, खैरियत? कहीं जाना है? पता नहीं जी, हुक्म मिला है आपको बुला कर लाऊं, शकूर ने कहा। इतनी देर में पीछे से इरशाद अली भी आ गए। वो बोले, अरे शकूर, खैरियत? शकूर ने उन्हें बेगम साहिबा के हुक्म के बारे में बताया तो हकीम साहब बोले, कहीं एमरजेंसी में जाना होगा, देख लो कामरान, मैं चलूं? अरे नहीं, आप क्यों जाएंगे, मैं देख लेता हूं, मैंने कहा। हवेली के कंपाउंड में एक अजनबी कार खड़ी हुई थी। इसका मतलब है कोई आया है। दिल शिद्दत से धड़कने लगा। कौन आया है? क्या मेरा बुलावा इसी सिलसिले में है? शकूर मुझे जनाना नशिस्तगाह ले आया और खुद दरवाजे पर रुक गया। फिर बोला, बेगम साहिब अंदर हैं। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। अंदर खूब तेज़ रोशनी थी। बेगम साहिबा उस शख्स के साथ सोफे पर बैठी हुई थीं।
जिसे मैंने अस्पताल में उनके साथ देखा था। वो शख्स मुझे देखकर जल्दी से सोफे से खड़ा हो गया। हेलो डॉक्टर कामरान, उसने सरसराती आवाज में कहा और हाथ आगे बढ़ा दिया। मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए। एक लम्हे तवक्कुफ के बाद मैंने हाथ आगे बढ़ा दिया। वो बोला, मेरा नाम सुहेल अहमद है, डॉक्टर हूँ। आप दिन में जिस अस्पताल आए थे वो मेरा है, बराह करम तशरीफ़ रखिए। उसने दूसरे सोफे की तरफ इशारा करके कहा। मेरी नज़रें बेगम साहिबा की तरफ उठ गईं। उनका चेहरा पथराया हुआ था। आप ड्राइवर नहीं हैं बल्कि ऐसा सरमाया है जिन पर आपका वतन जिस कदर नाज करे कम है। बराह करम बैठ जाइए प्लीज़। मुझे अपने पैरों की जान निकलती महसूस हो रही थी, चुनाचे मैं बैठ गया। सुहेल ने फिर कहा, आपके हिंदुस्तान आने से पहले से मैं आपका फ़ैन हूँ। आप मेरे लिए बहुत अहम हस्ती हैं। ये देखिए, मैं पाकिस्तान के शहर कराची से निकलने वाले वो अखबारात साथ लाया हूँ जिनमें आपके कारनामे और तस्वीरें छपी हुई हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं आपसे किस कदर अकीदत रखता हूँ। उसने अखबारात के एक बंडल की तरफ इशारा करके कहा जो सेंटर टेबल पर रखा हुआ था। मुझे अंदाज़ा हो गया कि खेल अचानक बिगड़ गया है। अब कोई झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं। चुनाचे में हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। अचानक बेगम साहिबा बोल पड़ी, यह सच है कामरान, तुम डॉक्टर हो? जी बेगम साहिबा, यह सच है। क्या डॉक्टर सुहेल ने आपको तफसील बता दी है? मैंने कहा। नहीं, तफसील नहीं बताई, सुहेल बोला। बस इतना बताया है कि आप एक हैरत अंगेज़ डॉक्टर हैं जो यहाँ आकर हसद और साजिशों का शिकार हो गई हैं। हालांकि आपने बेहतरीन हुलिया तब्दील किया है, लेकिन मेरी अकीदत है कि आपका एक एक नक्श मेरे जहन पर मुंजमद है। मैंने एक निगाह में आपको पहचान लिया। मैंने इस दौरान फैसला कर लिया था कि मुझे क्या करना चाहिए। चुनाचे मैंने पूरे एतमाद लहजे में कहा, खुदा का शुक्र है बेगम साहिबा कि आपके घर इन चंद दिनों में मेरी ज़ात से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। अगर डॉक्टर सुहेल मुझे ना पहचानते तो शायद कुछ वक्त और यहाँ गुजार लेता। मैं कभी कसम नहीं खाता डॉक्टर कामरान, लेकिन कसम खाकर कहता हूँ कि मैं सारी ज़िंदगी आपके बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊँगा। लेकिन अगर कभी किसी को पता चल गया कि आप यहाँ रूपोश रही हैं तो मैं दावे से कहता हूँ कि ये लोग जिंदा नहीं रह सकेंगे। डॉक्टर सुहेल ने कहा। हुआ क्या है, मुझे नहीं बताओगे तुम लोग? बेगम साहिबा ने कहा। जी, अब मैं बताता हूँ। डॉक्टर कामरान सामरी जादूगर की तरह मशहूर हैं, उन अमराज के बारे में जिन्हें यूरोप और अमेरिका के डॉक्टर भी डायग्नोज नहीं कर सके। डॉक्टर कामरान ने उन्हें डायग्नोज किया, उनके पेचीदा तरीन ऑपरेशन और इलाज किए और दुनिया भर में मशहूर हो गए। फिर यहाँ हिंदुस्तान में मेडिकल कॉन्फ्रेंस में इन्हें मदऊ किया गया, लेकिन सेमिनार के आगाज़ से पहले ही एक मशहूर मुकामी डॉक्टर खातून एक रात इनके कमरे में गईं और सुबह को मुर्दा पाई गईं। उनके कत्ल का इल्ज़ाम इन पर लगाया गया और इन्हें गिरफ्तार करके इन पर मुकदमा चलाया गया। इन्हें सजाए मौत दी जाने वाली थी कि ये किसी तरह जेल से फरार हो गए। जेल के चंद लोग भी इनके हाथों जख्मी हुए और अब पुलिस इनकी तलाश में है। बड़ी शद्दोमत के साथ एक मफरूर कातिल को तलाश किया जा रहा है। यह है कुल कहानी, सुहेल ने कहा। बेगम साहिबा का बदन नुमाया तौर पर कांप रहा था। मैंने उन्हें देखते हुए कहा, एक वादा करता हूँ आपसे बेगम साहिबा, अगर मैं गिरफ्तार हो गया और पुलिस ने यह मालूम करने की कोशिश की कि मैं इस दौरान कहाँ रूपोश रहा तो मैं यहाँ का नाम नहीं लूँगा, वादा। बेगम साहिबा बेख्तियार रो पड़ी, फिर गुलूगीर लहजे में बोली, अब कहाँ जाओगे? मैं नहीं जानता। आप और डॉक्टर सुहेल को ये बताना चाहता हूँ कि मुझ पर सारे इल्ज़ामात गलत हैं। अल्लाह का हुक्म हुआ तो मेरी बेगुनाही एक दिन साबित हो जाएगी। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ डॉक्टर कामरान? सुहेल ने कहा। नहीं, मैं अब किसी को मुश्किल में नहीं डालूंगा। हाँ, अगर मुमकिन हो तो एक काम कर दें। बताइए। कराची में मेरे भाई बहनें और वालिद वगैरह हैं, उन्हें बता दीजिए कि मैं बेगुनाह हूँ। उनसे कहिए कि वो अल्लाह से मेरे लिए दुआ करें कि अगर मैं बेगुनाह हूँ तो मेरी बेगुनाही साबित करके मुझे सुरखरू करे, और अगर मैंने ये घिनौना जुर्म किया है तो मुझे बदतरीन सज़ा मिले। डॉक्टर सुहेल ने अफसुर्दगी से सर झुका लिया। मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। इजाज़त चाहता हूँ। इरशाद अली साहब के पास वापस नहीं जाऊँगा। बिला वजह कुछ झूठ बोलने पड़ेंगे। सच बोलूँगा तो वो जाने नहीं देंगे। आप उन्हें भी हकीकत बता दीजिए। खुदा हाफिज़। कहाँ जाओगे? मैं छोड़ दूँ? डॉक्टर सुहेल ने कहा। शुक्रिया डॉक्टर, मैं चला जाऊँगा, मैंने कहा। फिर हवेली से बाहर निकल आया और हवेली से बाहर निकलकर किसी सिमत का तयन किए बगैर चल पड़ा। सिमत की ज़रूरत भी नहीं थी, खुद को तकदीर के हवाले कर दिया। हर तरफ गहरी तारीकी छाई हुई थी। मैं चला जा रहा था, फिर कदम लड़खड़ाने लगे। पैरों में आगे बढ़ने की शक्कत नहीं रही। इधर उधर नजरें दौड़ाईं। कुछ फासले पर कुतुब की लाट नजर आ रही थी। सामने ही एक पार्क था। मध्यम पीली रोशनियों के साए में बेखानमा सोए हुए नजर आ रहे थे। कदम उस तरफ बढ़ गए और फिर एक जगह खाली देखकर मैं लेट गया, आंखें बंद कर लीं और सो गया। और उस वक्त जागा जब सूरज खूब चढ़ गया था। मेरे अतराफ बहुत से लोग थे, काहिलों की तरह बैठे हुए। कुछ अभी तक लेटे हुए थे। शदीद भूख लग रही थी।
इरशाद अली के साथ खाई हुई निहारी याद आ गई। दिल बहुत जोर से धड़का। रात को जब ज्यादा देर हो गई होगी तब वो सूरत हाल मालूम करने आए होंगे, तब सूरत हाल मालूम हुई होगी और सफ़े मातम बिछ गई होगी। मुझे उन सब की मोहब्बत का अंदाजा था। आंखें भीग गईं। बहुत देर तक बैठा सोचता रहा, फिर ठंडी सांस लेकर उठ गया। बैठे रहना बेकार था। खाना तलाश करूं जो सबसे ज़रूरी है। वहां से चल पड़ा। रास्तों का कोई इल्म नहीं था, ज़रूरत भी नहीं थी। कहाँ जाना था? खाने पीने की कोई जगह मिल जाए बस। एक सड़क पर आ गया और मुंह उठाए चलता रहा। सड़क पर ट्रैफिक चल रहा था। बड़ी छोटी गाड़ियां आ जा रही थीं। अचानक ब्रेकों की चिड़चिड़ाहट उभरी और एक लंबी सी गाड़ी कुछ आगे जाकर रुकी। एक डबल कैबन गाड़ी थी। गाड़ी रिवर्स होकर मेरे पास रुकी और उससे एक चीखती हुई नुस्वानी आवाज़ उभरी, गौतम, गौतम, ओ माय गॉड, गौतम। वह हैरानी से इधर उधर देखने लगा। आसपास कोई गौतम नजर नहीं आ रहा था। इसका मतलब था कि मुझे ही गौतम कहकर पुकारा जा रहा था। कोई गलत फहमी, मैंने दिल में सोचा। गाड़ी से एक भारी बदन की औरत नीचे उतरी और बेख्तियार गौतम गौतम कहकर मेरी तरफ दौड़ी। पीछे वाले हिस्से से भी 3 मुलाजिम किस्म के आदमी नीचे उतरकर मेरी तरफ लपके। औरत करीब आकर मुझसे लिपट गई और ज़ारों की तार रोने लगी। गौतम मेरे लाल, मेरी आंखों के नूर, मर गई थी मैं तो। हाय, तू कहाँ चला गया था? अरे देख क्या रहे हो तुम लोग, मेरा गौतम मिल गया है, ले चलो इसे, ले चलो। 3 में से 2 आदमी मेरे पास आकर मेरे दोनों तरफ खड़े हो गए। फिर उन्होंने मेरे बाजू पकड़ लिया और मुझे आगे बढ़ाते हुए बोले, चलिए गौतम महाराज, मेरी बात सुनोगे तुम लोग? मैंने संजीदगी से कहा। हाँ हाँ महाराज, आप गाड़ी में तो बैठे, उनमें से एक ने कहा। उन्होंने जारिहाना अंदाज में मेरे बाजू पकड़े हुए थे और मुझे गाड़ी की तरफ घसीट रहे थे, जबकि मोटी पुरवकार औरत जो साड़ी बांधे हुए थी ड्राइवर के साथ वाली सीट पर जा बैठी। मैंने फौरन बदन ढीला छोड़ दिया और उनके साथ आगे बढ़कर गाड़ी में जा बैठा। मैं नहीं चाहता था कि लोगों की नज़रों में आऊं, ये खतरनाक होगा। दूसरी बात यह कि आर्जी तौर पर ही सही, गौतम की हैसियत से कुछ वक्त के लिए एक ठिकाना मिल जाएगा। गाड़ी आगे बढ़ गई, लेकिन उसका सफ़र 1 घंटे के करीब था। वो शायद दहली के नवाही इलाके में सफ़र कर रही थी। कुछ देर के बाद एक वसी और ईज दरिया नजर आया, जिसके पुल पर से गुजरते हुए एक जगह दरिया जमुना लिखा दिखाई दिया। फिर एक जगह गाजियाबाद भी लिखा नजर आया। आखिरकार गाड़ी एक इमारत के टूटे गेट से अंदर दाखिल हो गई और एक जगह रुक गई। मुझे नीचे उतारा गया। खालिस हिंदुआना तर्ज की इमारत थी। दरवाजे के दोनों तरफ 2 भयानक शक्लों वाली मूर्तियां आवेजा थीं। वो लोग मुझे उस दरवाजे से गुजार कर अंदर लाए। फिर एक ड्योढ़ीनुमा जगह से गुजर कर एक कमरे में पहुंचे जहां कुछ कुर्सियां पड़ी हुई थीं। मेरी भूख नाकाबिले बर्दाश्त हो रही थी। मैंने कहा, भाई मुझे सख्त भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दो वरना मैं बेहोश हो जाऊंगा। उनमें से एक ने दूसरे को इशारा किया और दूसरा दरवाजे से बाहर निकल गया। मोटी औरत हमारे साथ अंदर नहीं आई थी। मैं एक कुर्सी पर बैठ गया। मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि ये कोई गलत फहमी वाली बात नहीं है, बल्कि कुछ और ही है। मोटी औरत ने वहां जिस दीवानगी का इजहार किया था, अब उसका कोई वजूद नहीं था। चंद ही मिनट के बाद वो आदमी खाने पीने की कुछ चीजें लेकर अंदर आ गया। मैंने शकम सेरी की और कुछ सुकून हुआ, लेकिन चंद ही लम्हों में अंदाजा हो गया कि यह सुकून कुछ ज्यादा ही गहरा था। बस दुनिया निगाहों से ओझल हो गई और जब होश आया तो खुद को बहुत बड़े हॉलनुमा कमरे में पाया। कमरे की छत बहुत ऊंची थी और उसकी दीवारों में रोशनियां लगी हुई थीं। कमरे में कोई खिड़की या रोशनदान नहीं था। हाँ, अलबत्ता एक दरवाज़ा दूर से नजर आ रहा था। बेनाई ने कुछ और साथ दिया तो मुझे वो 7 इंसानी ढांचे नजर आए, जो एक दीवार के साथ कितार में खड़े थे। सूखे हुए इंसानी पिंजर मेरे लिए अजनबी नहीं थे, क्योंकि एक डॉक्टर की हैसियत से मैं उन्हें बारहा देख चुका था। लेकिन माहौल ने मुझे खौफजदा कर दिया और उस वक्त तो जान ही निकल गई जब अचानक उनमें से एक ढांचा हंस पड़ा। उसकी हंसी मज़ाक उड़ाने वाली जैसी थी। मजीद यह कि उसके हंसने के साथ बाकी ढांचे भी हंस पड़े और हॉल में खौफनाक कहकहे उबल पड़े। थोड़ी देर तक वो हंसते रहे, फिर एकदम खामोश हो गए। उनकी ये अचानक खामोशी उनकी हंसी से ज़्यादा खौफनाक थी। एकदम दिमाग फाड़ देने वाला सन्नाटा छा गया। मैं सहमी हुई नज़रों से चारों तरफ देखने लगा। फिर मेरी नज़र एक दीवार की जानिब उठ गई और मेरे बदन में खौफ की लहरें दौड़ने लगीं। मैंने दीवार में चंद मुजस्मे देखे जो मुतहरिक थे। उन मुजस्मों की शक्लें अजीबोगरीब थीं। एक मुजस्मे का सर गाय की तरह और धड़ इंसानों जैसा, एक का सर इंसान का और बाकी बदन गाय का। दूसरे मुजस्मे भी ऐसे ही बेतुके जिस्मों के मालिक। इससे ज़्यादा हैरतनाक बात यह थी कि वो दीवारों पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। अभी मैं उनकी तरफ मुतवज्जा था कि अचानक दरवाजे पर आहट हुई और मुजस्मे साकित हो गए। यूं लगा था जैसे शरारतें करने वाले बच्चे अचानक टीचर की आमद से खौफजदा हो गई हों। मेरी नज़रें उस तरफ उठी ही थीं कि मेरे इर्द गिर्द की दीवारों से शदीद बदबूदार धुआं खारिज होने लगा। उसकी बदबू नाकाबिले बर्दाश्त थी। नाक और कानों में शदीद जलन होने लगी। एक बार फिर मुझे अपनी आंखें बंद होती महसूस हुई। फिर वही मानूस अंधेरा, अंधेरा और फिर रोशनी। रोशनी होश का ऐलान करती है।
ये ऐलान भी एक अजनबी जगह हुआ। बदन के नीचे नरम गद्दे वाली मसहरी थी, बदन पर नरम कंबल पड़ा हुआ था। मैं उठकर बैठ गया। उसी वक्त सामने नजर आने वाले दरवाजे से एक लड़की अंदर दाखिल हुई। साड़ी में थी, दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगाए, फिर बोली, जय हो महाराज की, स्नान करने। वो सामने स्नान घर है। मैंने उसके इशारे की तरफ देखा। गुसल खाना था। सूरत हाल काफ़ी हद तक वाजे थी। अंदाज़ा हो रहा था कि कहाँ हूँ। उठ गया, गुसल खाने में जाकर गुसल किया, वज़ू किया। गुसल खाने में दूसरे कपड़े टंगे हुए थे, लेकिन अपने ही कपड़े पहने। बाहर निकला तो सामने खाने पीने की कुछ चीज़ें रखी हुई थीं, पकी हुई चीज़ें थीं। अभी अंदाज़ा हो गया था कि यह नापाक जगह है, यहाँ की चीज़ों का कोई भरोसा नहीं। चुनाचे मैंने उन पर तवज्जो नहीं दी और एक तरफ बैठ गया। कुछ लम्हों के बाद 2 आदमी अंदर दाखिल हुए, पुजारियों जैसे लिबास पहने हुए। भोजन नहीं किया महाराज, एक ने कहा। नहीं। कर लें? नहीं, मैंने कहा। दोनों ने एक दूसरे की सूरत देखी, फिर उनमें से एक ने कहा, आपको हमारे साथ चलना है, चलो, मैंने कहा। वो वापस दरवाजे की तरफ मुड़ गए। एक चौड़ी राहदारी से गुजरने के बाद वो मुझे लिए हुए एक दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। अंदर कदम रखते ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये वही बड़ा हॉलनुमा कमरा है जहाँ पहले मेरी आंख खुली थी। दीवार के साथ 7 ढांचे खड़े हुए थे और दीवारों पर वही इंसानुमा जानवर या जानवरनुमा इंसान नजर आ रहे थे। अलबत्ता उस वक्त यहाँ बेहद तेज़ रोशनी हो रही थी। कुछ नई कुर्सियाँ वगैरह भी पड़ी हुई थीं। बैठिए महाराज, मेरे साथ आने वालों में से एक ने कहा और मैं कुर्सी पर बैठ गया। वो लोग पीछे हटकर एक दीवार से जा टिके। कुछ लम्हों के बाद दूसरे दरवाजे पर हलचल हुई और फिर खूबसूरत लिबासों में मलबूस लड़कियां अंदर आने लगीं। उनकी तादाद 7 थी। एक से एक हसीन थी। झिलमिलाते लिबासों ने उनके हुस्न में 4 चांद लगा दिए। दरवाजे से अंदर आकर वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गईं और गर्दनें झुकाकर खड़ी हो गईं। फिर 4 अफराद अंदर दाखिल हुए जो एक ज़रनिगार तख्त कंधों पर उठाए हुए थे। बेहद खूबसूरत तख्त था जिसमें हीरे जुड़े हुए थे। उनकी रंग बिरंगी रोशनियों ने माहौल को और हसीन बना दिया। उस तख्त पर मकरूह शख्स भोरिया चरण बैठा हुआ था। बड़ा सा सर, बड़ी बड़ी बदनुमा आंखें, सूखा बदन और बेहद दुबले पतले हाथ पांव। जैसे ही वो अंदर आया, लड़कियों ने दिलकश आवाज में नारा लगाया, जय पदम शंखा, जय शाक्यमणि पदम शंखा। वो नारे लगाती नहीं और चारों आदमियों ने तख्त हॉल के बीचों बीच रख दिया। तब उसने मेरी तरफ देखा और बोला, कैसा है रे तू? ठीक हूँ भोरिया चरण, दिल्ली के मजे लूट लिए। हाँ, तेरी राजधानी में, मैंने कहा और वो हंस पड़ा। भाग खोए बैठा है पापी, मेरी राजधानी तो तूने अभी देखी ही कहाँ है। अब तो समय आया है तुझे राजा बनाने का। तुम शंखा बन गए भोरिया चरण, मैंने कहा। तो और क्या, बस अब तेरी मदद से खंडोला मुकुट हमारी खोपड़िया पर सजने वाला है। वैसे भाई, तेरा वो मौलवी बड़ा बकट निकला। उसने हमारी शंखा बनने के रास्ते रोक के रखे। वहां रहते तो काम न बनता, सो हम इधर आ गए। यहाँ तुम्हारा काम बन गया। हाँ, देखना 7 खड़े हैं जिन्होंने हमारी शंखा शक्ति पूरी की है। उसने उन 7 ढांचों की तरफ इशारा किया जिन्हें मैं पहले ही देख चुका था। ये सब मुसलमान हैं, मैंने दुख भरे लहजे में कहा। यही मजबूरी तो रही रे, नहीं तो कब के खंडोले बन चुके होते। मैं खामोश हो गया। मुझे काले जादू के शिकार उन मजलूमों का दुख हुआ। वो बोला, अब तेरा काम शुरू होवे है, प्रेम की बातें कर, हम सहारनपुर चलेंगे और तू हमें महान पुरुष पीर फगनवा दवार ले जाएगा और फिर हमका ऊ के चरणों में पहुंचा देगा और हम खंडोले बन जाएंगे। तेरा क्या ख्याल है भोरिया चरण? मैं तेरे इस नापाक अमल में तेरा साथ दूंगा। हम उन काबिल एहतराम वलियों और दरवेशों पर अकीदत के फूल चढ़ाते हैं। हम उनके मज़ार पर तुम्हारे नापाक वजूद को पहुंचाएंगे। मेरे इन अल्फाज पर भोरिया चरण की आंखें कबूतर के खून की तरह सुरख हो गईं। उसने बेचैनी से अपने सूखे सूखे हाथ पांव हिलाए, फिर ठहरी हुई आवाज में बोला, धत तेरे की, तूने भी वही खेल शुरू कर दिया जो तेरे पिता ने खेला था। सुन बीरवा, तेरा परिवार उथल पुथल हो गया था, सब ससरे बैरिया बेरान हो गए थे। तू हमें फिर वही सब कुछ करने के लिए मजबूर कर रहा है। ये तो और अच्छी बात है भोरिया चरण, एक मनहूस जादूगर को मज़ार पर ना पहुंचाने की नेकी का सवाब ना सिर्फ मुझे मिलेगा, मेरी वजह से यह सवाब मेरे खानदान वालों को भी मिले। इससे अच्छी बात और क्या होगी? सारे के सारे पागल हो ससरो, परिवार का परिवार एक जैसा है। हम खंडोले बन जाएं, तू और तेरा परिवार तेरे देश का सबसे अमीर परिवार बन जाएगा। तू जिसे चाहेगा वो वजीर बनेगा, जिसे चाहेगा सबसे आला अफसर बनेगा। मेरे हलक से कह कहा उबल पड़ा, मैं अपने खानदान वालों पर यह मुसीबत कभी नहीं डालूंगा। भोरिया चरण, देख रे पागल, तुझे ये काम तो करना ही पड़ेगा। हिंदुस्तान भर की पुलिस तेरे पीछे लगी हुई है। हम तुझे उसके हाथ तो नहीं लगने देंगे, वो तुझे मौत की सजा दे देंगे। हमें क्या फ़ायदा, पर हम तुझे मज़ा जरूर चखाएंगे।
तूने अभी तक जीवन का काला रूप ना ही देखा, वो भी देख, हम तो से ज्यादा दूर ना ही रहेंगे। जब तेरा मन करे हमारे काम के लिए तैयार हो जाना। चलो रे चलो, उसने कहा और चारों आदमी ने दोबारा तख्त कंधों पर उठा लिया और वापस उसी दरवाजे की तरफ चल पड़े। आओ पूर्णियो, आ जाओ, भोरिया चरण ने चलते हुए कहा और सातों खूबसूरत लड़कियां तख्त के पीछे पीछे उस दरवाजे से अंदर चली गईं। उठो शहजादे, ये तुम्हारे बाप की हवेली नहीं है, उन लोगों में से एक ने करख्त लहजे में कहा जो यहाँ तक लाए थे। मैं खामोशी से उनके साथ बाहर निकल आया। इस बार वह मुझे उस आरामदेह कमरे में नहीं ले गए, बल्कि एक और कमरे में ले गए जिसके नंगे फर्श पर दरी बिछी थी। मैं अंदर दाखिल होकर दरी पर बैठ गया। अंदाजा हो गया था कि अब आगे क्या होगा। कोई 1 घंटे के बाद एक आदमी हाथ में पीतल की थाली लिए अंदर आया। थाली के एक हिस्से में उबले हुए चावल रखे थे, एक प्याली में पानी जैसी दाल रखी थी और मिट्टी के आबखोरे में पानी। उसने थाली मेज के सामने रखी और कुछ कहे बगैर बाहर निकल गया। मैंने थाली की तरफ देखा, फिर मेरे मुंह से आवाज निकली, मालिक कायनात, तेरा रिज्क है जो मेरे लिए नेमत है, लेकिन जिन नापाक हाथों से मुझ तक पहुंचा है वो काबिल भरोसा नहीं है। कौन जाने इसमें कैसी गलाजत शामिल कर दी गई हो, इसलिए मैं रोज़ा रख रहा हूँ और इसे कबूल नहीं करूँगा। वक्त का अंदाज़ा करके नमाज पढ़ी, फिर दरी पर दराज हो गया। नींद आ गई और आंख खुली तो देखा धुंधला सा उजाला था। करवट बदली तो एक जोरदार लात कमर पर पड़ी और 14 तबक रोशन हो गए। घबरा कर उठ गया। एक खूंखार सा आदमी पास खड़ा खूनी निगाहों से मुझे देख रहा था। तुझसा हरामखोर पहले नहीं देखा, कसम अल्लाह की, दारू पी पी कर फेफड़े छली कर लेगा। अबे मेरी ड्यूटी है कि पहले तुझे जगाऊं फिर तू काम करे। जरा आंखें खोल कर देख, सारे के सारे लोग काम पर लगे हुए हैं और तू सो रहा है। उठता है या दूं एक और लात। वो आगे बढ़ा तो मैं उछल कर बैठ गया। फिर मैंने अपने इर्द गिर्द देखा। हर तरफ से साएं साएं की आवाज़ें आ रही थीं। ये सड़क पर झाड़ू लगाने की आवाज़ें थीं। बहुत से लोग सड़क की सफाई कर रहे थे जहाँ मैं सो रहा था। वहाँ भी एक मोटी सी झाड़ू रखी हुई थी। होश आ गया राजकुमार, या मैं होश दिलाऊं? अबे उठा झाड़ू। मैंने जल्दी से झाड़ू उठा ली। फिर मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना है। चुनाचे मैं झाड़ू लगाने लगा। दिल चाह रहा था कि कह लगाऊं, वाह डॉक्टर कामरान जिंदाबाद, सड़क की सफाई के स्पेशलिस्ट। सोचने की बात ही नहीं थी कि भोरिया चरण ने अपना काम शुरू कर दिया। ये तो मज़े की बात है। खुदी की तामीर हो रही थी। ये नए इंसान थे जो इर्द गिर्द बिखरे झाड़ू लगा रहे थे, बिल्कुल मेरे जैसे, मेरे दोस्त, मेरे अस्पताल के नए डॉक्टर। मैं बड़ी जांफिशानी से झाड़ू लगाने लगा। बड़ा मज़ा आ रहा था। एक शख्स मेरे पास से गुजरा और बोला, आज तो बड़ी जान आ गई है जियानू, रात को कौन सी पी थी? ठेकेदार कह रहा है, ज़रा देखो जियानू को। तुम्हारा काम ख़त्म हो गया? मैंने पूछा। हाँ, वो बोला। अब क्या होगा? कहाँ? मतलब अब हम कहाँ जाएंगे? ओए चढ़ी हुई है क्या? समझ गया, अभी तक तरंग में हो। उसी तरंग में काम हो रहा है, वरना तुम और इतना काम। बस कर चंदा, वरना कल से ठेकेदार लंबा इलाका दे देगा। ये कहकर वो आगे बढ़ गया। मैंने झाड़ू एक तरफ रख दी और अकड़ी हुई कमर सीधी करने लगा। उसी वक्त दाएं तरफ नज़र उठ गई। दूर से जामिया मस्जिद के मीनार नजर आ रहे थे। पहचानने की कोशिश करने लगा। पहले भी एक बार जामिया मस्जिद के सामने आया था, मगर वो दूसरी सिमत थी। इस बार मैं उससे फासले पर था। यह जगह क्रीम होटल का पिछला इलाका था। थोड़े फासले पर एक गली नजर आ रही थी। कदम उस तरफ बढ़ गए। गली के सिरे पर पहुंचकर मैंने देखा कि यहाँ क्रीम होटल के बचे खुचे खाने फेंके जाते थे। बड़े बड़े ड्रम रखे हुए थे जिनके आसपास कुत्ते गर्दिश कर रहे थे। अचानक एक कुत्ता जोर से भौंका और मेरी तरफ दौड़ा। किसी ने उसे पत्थर मारा था। कुत्ता तो भाग गया, पत्थर मेरे पास आकर गिरा। मेरी निगाह सामने उठी तो मुझे मैले कुचैले फटे कपड़ों में एक शख्स होटल के दरवाजे की सीढ़ी पर बैठा नजर आया। उसने मुझे देखा और मस्ताना आवाज में चीखा, आजा आजा, मनो सलवा उतरने वाला है, आजा। मेरे कदम उसकी तरफ बढ़ गए। करीब पहुंचकर मैंने देखा कोई फकीर था। उसने मुझे सीढ़ी पर बैठने का इशारा किया और मैं बैठ गया। एक लम्हा ना गुजरा था कि पीछे से दरवाज़ा खुला और एक आदमी हाथों में ट्रे लिए बाहर आया। लो बाबा जी, बर्तन जल्दी खाली कर देना, अंदर पूछगिछ हो जाती है, उस शख्स ने कहा और ट्रे उस मजजूब नुमा शख्स को देकर वापस चला गया। उसने ट्रे उस तरफ रखी कि हम दोनों के दरमियान रहे, फिर बोला, शुरू करो। मैं सख्त भूखा था, चुनाचे मेरे हाथ ट्रे की तरफ लपके, लेकिन अचानक ही दिमाग में एक सनसनाहट सी उभरी और मेरा हाथ रुक गया। कहीं यह भोरिया चरण का कोई फरेब ना हो। वो मुझे अपने नापाक मकसद के हसूल के लिए किसी भी तरह आमादा करने की कोशिश कर सकता है। कोई नापाक शय खिलाकर मेरा ईमान दागदार कर दे और मुझे अल्लाह से दूर कर दे। अभी मैं सोच ही रहा था कि बूढ़े फकीर की आवाज़ उभरी, आसान और सहल है, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। मुश्किल आसान, हर शय का वजूद ज़ाहिर अपनी असल शक्ल में आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
उसने कहा और खाना शुरू कर दिया। दिल में चिराग रोशन हो गया। फिर एक साहिबे ईमान मिल गया था, फिर एक सहारा मिल गया। यूं लगा जैसे बहुत दिन के बाद किसी अपने ने खबर ली हो। उसने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर खाने का आगाज़ किया और जो मेरे दिल में वसवसा आया था उसे जानकर मेरी तशफ़ी कर दी। इसका साफ मतलब था कि वो कोई साहिबे इल्म है। चुनाचे मैंने भी बिस्मिल्लाह पढ़कर खाने की तरफ हाथ बढ़ा दिए। खाना खा रहा था और आंखों से आंसू बह रहे थे। आखिरकार खाना ख़त्म हुआ तो बूढ़े ने कहा, नसीब वार हो, पेशानी रोशन है। कितना बड़ा एजाज़ अता फरमाया है ज़ाते रहीम ने। कायनात किस कदर वसी है, कितने लोग हैं यहाँ कारों बंगलों जायदादों वाले, किसी भी मुश्किल से ना आशना आते हैं, ऐशो आराम से ज़िंदगी गुजारते हैं, चले जाते हैं। देने वाले से दूर सब कुछ होता है उनके पास, और जो सब कुछ होने के बावजूद उसे याद रखते हैं वो उसे प्यारे होते हैं। वो उनसे प्यार करता है, उनसे लाड करता है, उनसे कुर्बत चाहता है कि उसे याद करते रहें। इसे इम्तिहान भी ना कहो, ये उसका लाड है और फिर सब कुछ मिल जाता है। वो सिर्फ इतना लाड करता है जितना बर्दाश्त हो सके, उससे ज़्यादा नहीं। बाबा साहेब, मेरे मुंह से सिसकी निकली। ना 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 बाबा नहीं, मैं तो पोस्टमैन हूँ, चिट्ठी वाला, खबर देने वाला। तुझे खबर दे दी, खत पहुँचा दिया, अदायगी हो रही है। वह जिससे नाराज़ होता है उसे छूट देता है, अपना हिसाब करे। जिसे प्यार करता है उससे हिसाब बराबर रखता है, अपना उधार ले लेता है, उसका उधार वापस कर देता है। अपनी कार में बैठ रहा था तो एक दिन खाकरोब सड़क पर झाड़ू दे रहा था। तूने नाक सिकोड़कर उसे डांटा और कार के शीशे बंद कर लिए। दिल दुखा होगा उसका, आज तूने खुद झाड़ू लगाई है। एक दिन एक बूढ़ा फकीर रोटी पर दाल रखकर खा रहा था। उसके हाथ दाल में लुथड़े हुए थे। तूने अपनी बहन से कहा था कि कितना गंदा है ये, देख अपने चारों तरफ देख, कितनी शानदार डाइनिंग टेबल है, कितना खूबसूरत डाइनिंग हॉल है। हम कुत्तों के साथ खाना खा रहे हैं, है ना। जबत के बंद टूट गए, बेख्तियार सिसकियां निकली, हिचकियां बन गईं। ज़ारो किता रोने लगा, मुंह से बात नहीं निकल रही थी। बूढ़ा मुझे देखता रहा, एक लफ्ज़ नहीं बोला। मैं रोता रहा। फिर कुछ सुकून मिला। बोलना चाहता था कि बूढ़े मजजूब की आवाज़ उभरी। इस्तगासा पेश हुआ, कबूल कर लिया गया। ये आंसू चौबदार होते हैं, खबर करते हैं कि दाग धुल गए। अस्तगफार होते हैं ये आंसू, अगर दिल से निकलें गुनाह धोते हैं और रंजिशें दूर हो जाती हैं। खबर मिल गई और क्या चाहता है, बोल और क्या चाहता है। मैं देर तक रोता रहा। फिर मैंने कहा, मैं क्या करूं, मेरी रहनुमाई करें बाबा साहेब। आराम, परेशानी क्या है, करम है उसका। बदी खुद तुम्हारी हिफाजत कर रही है। वह तुम्हें हराम गिज़ा कभी नहीं खिलाएगा, क्योंकि उसे तुम्हारी ईमान की ज़रूरत है, वही उसके काम का है। मैं उससे बचना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं, बदी को मारो, बदी में घुसकर उसे मारो। जिहाद हमेशा बुराई के खिलाफ होता है और जिहाद कोई खेल नहीं होता। मारो, उसे पीछे ना हटो, आगे बढ़कर उसे मारो। उससे खौफजदा होकर भागोगे तो उसे शह मिलेगी। बदी जिंदा रहेगी, जारी रहेगी। मारो, उसे मारो, बदी को मार दो। मुझे आपकी रहनुमाई चाहिए बाबा साहेब। अरे, इसे कहते हैं फसादे गंदुम। इस दाने गंदुम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दरबदर किया था। पेट भर गया है ना, अकल भी मैदे में उतर गई है। इतनी देर से चिट्ठी सुना रहा हूँ, समझ में नहीं आई। रहनुमा तेरे वजूद में मौजूद है और तू दूसरों से रहनुमाई तलब कर रहा है। पागल, दिल के आईने में है तस्वीरें यार, बस ज़रा गर्दन झुका और देख ले। खलूस से गर्दन झुकाना शर्त है। चलता हूँ, कुफर से गुरेज कर, उसे नाराज न कर देना। बूढ़ा मजजूब अपनी जगह से उठकर गली के दूसरे सिरे की तरफ चल दिया। मैं खामोशी से उसे जाता देखता रहा। कुछ देर के बाद वो निगाहों से ओझल हो गया। मैं वहीं बैठा उसकी बातों पर गौर करता रहा। फिर उस वक्त उठा जब होटल का पिछला दरवाज़ा खुला और वेटर बाहर आया। उसने मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, ट्रे उठाई और अंदर चला गया। मैं काहिलों की तरह वहीं बैठा रहा। उठने को दिल नहीं चाह रहा था, हालांकि सड़े हुए खानों की बू फैली हुई थी। आसपास कुत्ते बिल्लियां घूम रही थीं। बूढ़े मजजूब की बातें याद आ रही थीं। दिल को बड़ा सुकून मिल रहा था। इस पर पूरा यकीन था कि वो कोई पहुंचा हुआ अल्लाह का प्यारा था। आखिरकार अपनी जगह से उठा, रास्ता तय किया और फिर उसी तरफ आ गया जहां पर झाड़ू लगाई थी। अब वहां कोई नहीं था, पता नहीं सब कहाँ गए थे। मस्ताना वार चलता रहा। कोई फिक्र नहीं थी, कोई मंजिल नहीं थी। ना जाने कहाँ से कहाँ निकल आया था। एक सड़क के किनारे किनारे चल रहा था कि कुछ फासले पर एक पुलिस मोबाइल खड़ी नजर आई। इससे पहले पुलिस की वर्दी कहीं नजर आ जाती थी तो जान निकल जाती थी, लेकिन उस वक्त दिल पर कोई असर नहीं हुआ और मैं आगे बढ़ता रहा। पुलिस वाले खड़े हुए थे। मैं उनके दरमियान से गुजरकर आगे बढ़ गया, लेकिन अभी मैं उनसे चंद कदम ही आगे बढ़ा था
कि अचानक एक करख्त आवाज़ सुनाई दी, ए रुको। मेरे कदम रुक गए। दिल में खौफ का गुजर नहीं हुआ, जबकि पहले पुलिस की झलक देखते ही दिल कांप जाता था, क्योंकि एक नाकर्दा कत्ल के इल्जाम में मुलविस था। पीछे से फिर आवाज़ सुनाई दी, इधर आ जाओ सूरमा भोपाली, या डंडे खाओगे। मैं पलटकर वापस चल पड़ा और पुलिस वालों के पास पहुंच गया। फकीर हो? पूछा गया। हाँ, मैंने पूरे सुकून से जवाब दिया। चल बे किशन, दे दे, एक पुलिसमैन ने कहा। और दूसरे पुलिस वाले ने पुलिस वैन से एक बड़ा सा शॉपर बैग से निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। खाना है इसमें, खा लेना, और सुन, दुआ करना हमारे लिए। जी, मैंने कहा और शॉपर ले लिया। मेरे लिए दुआ करना कि मैं हवालदार बन जाऊं, मैं एसआई और मैं इंस्पेक्टर। चल फूट ले, चल। वो सब हंसी मजाक करने लगे और मैं आगे बढ़ गया। दिल में अब कोई वसवसा नहीं था। एक अल्लाह वाले ने सर पर हाथ रख दिया था। काफ़ी दूर निकल आया। मुझे इस खाने की ज़रूरत नहीं थी। जहाँ से मैं गुजर रहा था वो जगह बिल्कुल सुनसान थी। सड़क के दोनों तरफ ढलान थे। दरख्तों पर कौवे चीख रहे थे। चुनाचे सोचा कि शॉपर से निजात हासिल कर लूँ। इसमें जो कुछ है इन परिंदों के काम आ जाएगा। फिर सोचा कि यूं ही शॉपर सड़क के ढलान पर उछाल दूं, कौवे खुद आकर खोल लेंगे। लेकिन फौरन हाथ रुक गया। रिज्क कहीं से भी आया हो, अल्लाह की अता होता है, उसे बेहुरमती से नहीं फेंका जाना चाहिए। चुनाचे किनारे पर आकर शॉपर खोला। उसमें पूरियां, भाजी और हलवा था। जहन में बूढ़े मजजूब की आवाज़ उभरी, एक मजलूम दुकानदार से उसका दिन भर का मुनाफा इन बदबख्तों ने छीन लिया है और इसका कोई मुआवजा नहीं दिया था। खुदा इनसे समझे। मैंने वाज़ेह तौर पर यह आवाज़ सुनी और पहचान ली और दिल को बड़ी मुसरत का एहसास हुआ। कोई मेरे साथ है, मुझे अब क्या परवाह। उस वक्त तक चलता रहा जब तक पैरों में जान रही। फिर किसी ऐसी जगह की तलाश में निगाहें दौड़ाने लगा जहां बैठकर कुछ वक्त गुजारा जा सके। थोड़े ही फासले पर एक मंदिर नजर आया जिसके क्लिस धूप में चमक रहे थे। उसके हाथे में सायेदार दरख्त झूल रहे थे। उस तरफ चल पड़ा और एक दरख्त के साए में बैठ गया। पैरों में दर्द हो रहा था जिन्हें अपने हाथों से दबाने लगा। बैठे हुए कुछ देर हुई थी कि एक 12-13 साल का लड़का मेरे पास आया और बोला, पंडित जी, वो बाबा जी बुला रहे हैं। उसने मंदिर से काफ़ी दूर एक झाड़ की तरफ इशारा किया। उधर 2-3 आदमी बैठे हुए थे जिनकी सूरतें दूर से नजर नहीं आ रही थीं। लड़के के पंडित जी कहने पर मुझे हंसी आ गई। फिर मैंने कहा, मुझे ही बुलाया है, किसी और के लिए तो नहीं कहा। नहीं जी, मुझे 10 रुपये दिए हैं उन्होंने, आप ही को बुलाया है, लड़के ने कहा और भाग गया। वैसे भी मेरे आसपास और कोई नहीं था। देखूं कौन है, क्या मामला है। थकन दूर नहीं हुई थी, ताहम उठकर चल पड़ा। उधर बैठे लोग अब मेरी तरफ ही देख रहे थे। फिर मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने बंसीराज को पहचान लिया। फासला खत्म हो गया। मैं उनके पास पहुंच गया। बंसीराज ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, जय काली माता, आइए महाराज, बैठिए, बैठ जाइए। ये काली मंडली है और हम आपका स्वागत करते हैं। बैठ जाइए, अभी सवारी आती होगी। मैं बैठ गया तो बंसीराज ने फिर कहा, मैं आपसे जो बात करूंगा वो मेरी नहीं, बोहरिया चरण की होगी और आप उसी को जवाब देंगे। हाँ बोलो, मैंने कहा। महाराज ने कहा था आपसे कि हर तस्वीर के 2 रुख होते हैं और आपने पहले रुख की झलक देखी। राजमहल पूर्णिया, राजमुकुट दूसरे रुख हैं। दूसरे रुख में आपने झाड़ू लगाई और ठेकेदार की लात खाई। वो एक नमूना था। आपने अगर महाराज की बात ना मानी तो सारा जीवन लातें खाकर बिता देंगे। सो महाराज चाहते हैं कि आप हमारे साथ सहारनपुर चलें। वो आपके माता पिता की जन्मभूमि है। वहीं पीर फागन की दरगाह है। वहाँ बोहरिया चरण उनके चरण छूना चाहते हैं। सो फैसला करें। महाराज ने कहा है कि अगर आप तैयार हों तो आपको सहारनपुर ले आया जाए और ना हो तो फिर यहीं छोड़ दिया जाए। फिर महाराज जाने और आप। दिल में गुस्से की एक काली आंधी उठी। ये जलील जादूगर मुझे इस काम पर आमादा करना चाहता है जिसके लिए मेरे बाप ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। मैं उसके मुंह पर थूकना भी पसंद नहीं करूंगा। अभी मेरे जहन में यही ख्याल आया था कि मुझे मजजूब की बात याद आ गई। बदी को मारो, बदी में घुसकर उसे मारो, उससे पीछे ना हटो, आगे बढ़कर उसे मारो। भागोगे तो उसे शह मिलेगी, वह जिंदा रहेगी, उसे मारो। फैसला हो गया। मैंने आमादगी जाहिर कर दी तो बंसीराज खुश होकर बोला, जय महाकाली। फिर उसने साथ बैठे एक शख्स से कहा, सूरज, तू रेल में महाराज को सहारनपुर ले जाएगा। जो आज्ञा शाक्यामणि, उस शख्स ने अदब से कहा और सब उठ खड़े हुए। तभी बंसीराज ने पास की झाड़ियों से एक बहुत खूबसूरत अटैची केस निकाला और मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, पहले किसी हमाम में जाकर हुलिया ठीक करो। इसमें तुम्हारे कपड़े हैं और ज़रूरत की चीज़ें। साफ सुथरे हो जाओ, फिर सफ़र करो। मैंने अटैची लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो सूरज नामी शख्स ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया और बोला, दास मौजूद है, फिर आप इसे क्यों पकड़ रही हैं। मैं ठंडी सांस लेकर उसके साथ चल पड़ा। उस शख्स ने सड़क पर पहुंचकर एक ऑटो रिक्शा रोका और मुझे लेकर चल पड़ा।
थोड़े से सफ़र के बाद ऑटो रिक्शा एक बाजार में रुक गया। सामने एक हेयर सलून नज़र आ रहा था जिस पर उस्ताद मिट्ठू हेयर सलून लिखा नज़र आ रहा था। मैं उसमें दाखिल हो गया। सूरज ने वहाँ एक शख्स से बात की और उस शख्स ने मुझे सीट पर बिठा दिया। मैंने उसे कुछ नहीं कहा। उसने खुद ही मेरे बालों की कटिंग की और शेव बनाया। तवील अरसे के बाद मैंने अपना असल चेहरा देखा। कटिंग से फारिग हुआ तो सूरज ने एक लिबास मेरी तरफ बढ़ाकर हमाम की तरफ इशारा किया। जो कुछ हो रहा था गैर मुतवक्का नहीं था। लिबास मेरे बदन पर बिल्कुल फिट था। तबीयत को बड़ी फरहत का एहसास हुआ। बाहर निकला तो सूरज ने जूते मेरे पैरों के पास रख दिए। वो बड़ी अकीदत से पेश आ रहा था। सलून वाले को उसने अदायगी कर दी थी क्योंकि जब हम बाहर निकले तो उसने पैसे नहीं मांगे। अलगर्ज हम रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां 2 घंटे इंतज़ार किया। फिर एक ट्रेन आई तो उसमें बैठ गए। मैं अपने माँ बाप के शहर जा रहा था। दिल में एक अजीब सा एहसास था। आखिरकार सफ़र ख़त्म हुआ और एक रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो सहारनपुर का बोर्ड नज़र आ गया। सूरज के साथ नीचे उतर गया। यहाँ अभी तक तांगे चल रही थी। सूरज ने एक तांगा किया और उसे कच्ची सराय जाने का कहा। मेरी निगाहें दूर तक भटक रही थीं। एक अजीब सी ईंठन बदन में थी जिसे कोई नाम नहीं दे सका था। तांगे का सफ़र तय हुआ और सामने एक अच्छी खासी इमारत नजर आई जिसे सिर्फ रिवायती तौर पर कच्ची सराय कहा गया था, वरना ना वो कच्ची थी ना सराय थी। अच्छी खासी होटल नुमा जगह थी जहाँ कमरा मिलने में दिक्कत नहीं हुई। कमरे में आकर सूरज ने कहा, हमारा काम ख़त्म हो गया, आप यहाँ रुको, आराम से रहो। आपके सूटकेस में कपड़ों के अलावा रकम भी है। आप यहाँ खूब घूमो फिरो। पदम प्रधानी जब ज़रूरी समझेंगे आपके पास आ जाएंगे। हम चलते हैं। सूरज चला गया और मैं कमरे में पड़ी मसहरी पर पाँव लटका कर बैठ गया। मेरा सहारनपुर से कभी वास्ता नहीं रहा, लेकिन वो हमारे अजदाद का शहर था। फूफी शमसा, नाना रियाज से वहाँ की बहुत सी दास्तानें सुनी थीं। खुद वाले साहब भी कभी कभी बड़ी दिलसोजी से यहाँ के किस्से सुनाते। उस वक्त ये एहसास कि मैं उन्हीं दास्तानों के शहर में हूँ दिल पर अजीब तरह असरअंदाज हुआ। बहुत देर तक उसी तरह पाँव लटकाए बैठा रहा। मजीद बैठा रहता अगर एक मुलाजिम किस्म का आदमी अंदर ना जाता। कुछ चाहिए बाबू साहब? मेरा नाम जोजी है, कोई ज़रूरत हो तो बता दें। चाय पिलवा दोगे जोजी भाई? मैंने कहा। हैं? वह चौंका, फिर उसके चेहरे से खुशी फूट पड़ी। अभी लाया भाई जी, उसने खुशी के आलम में कहा और जल्दी से बाहर निकल गया। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। अंदाज़ा हो गया कि मैंने जिस नरमी से उसे जोजी भाई कहा है इसने उसे सरशार कर दिया। उसने भी मुझे बाबूजी की बजाय भाई जी कहा। कितने तंग दिल और नुकसान उठाने वाले होते हैं वो लोग जो इंसानों में तखसीस और तफरीक कर लेते हैं। इंसान तो सब यकसा होती हैं। आपकी ज़ुबान की हल्की सी जुम्बिश, आपके लफ्ज़ किसी को इज्जत से पुकार लेते हैं तो आपका क्या बिगड़ता है, लेकिन इसके फ़वाइद का आपको अंदाज़ा नहीं होता। नरम रवि किसी की इज्जत अफजाई भी इबादत का दर्जा रखती है, और जो खुशी उसे मिलती है जिसे आप इज्जत से पुकारते हैं वो आपका आफाकी मुनाफा है। कुछ देर के बाद जोजी साफ़ सुथरे बर्तनों में चाय ले आया। मैंने उससे कहा, जोजी भाई मैं पहली बार सहारनपुर आया हूँ, मुझे यहाँ के बारे में बताओ। बड़ा अच्छा शहर है जी हमारा। पहले ज़्यादा बड़ा नहीं था, अब तो खूब फैल गया है। कई होटल बन गए हैं। हमारी सराय भी पहले कच्ची थी, इसलिए आज भी कच्ची सराय कहलाती है। हालांकि जब मिज्जू भाई ने इसे पक्का बनाया था तो लोगों ने इनसे कहा था कि मिज्जू भाई इसे मिज्जू होटल नाम दे दो, मगर अपने मिज्जू भाई ने कहा कि कच्ची सराय का नाम उनके दादाजी ने रखा था। क्या मैं अपने दादाजी का नाम भी बदल दूं? जोजी से मैंने सहारनपुर के बारे में बहुत कुछ मालूम किया और मुझे बहुत कुछ मालूम हो गया। भोरिया चरण का कारिंदा मुझे यहाँ छोड़ गया था और भोरिया चरण मुतमईन था क्या मुझे उसका काम करना ही है। मैं यहाँ तक आ गया था, लेकिन दिल में यही ख्याल था कि करूँगा वही जिसका फैसला रोज़ अव्वल कर लिया है। मुसलमान हूँ, अपना ईमान कभी नहीं बेचूंगा। ये पाक लोग अल्लाह के प्यारे होते हैं, उसके अहकामात मानकर उसकी इबादत करके उसका कुर्ब हासिल करते हैं। हम गुनाहगार उनके कदमों की खाक नहीं होते। इतना तो कर सकते हैं कि उनके मज़ार मुक़द्दस की बेहुरमती ना करें। बदकार और गंदा साधु मुझे कभी मजबूर नहीं कर सकता कि मैं उसकी नापाक ख्वाहिश पूरी कर दूं। आज का पूरा दिन कच्ची सराय में ही गुजरा। जोजी को मेरी खिदमत पर मामूर किया गया था। बड़ा मासूम सा आदमी था। दिन में उसने अपने बारे में बताया। बस जी अम्मा है घर में, जवान बहन है मगर जिनका साया है जी उस पर। दौरे पड़ते रहते हैं, बड़ा इलाज कराया, झाड़ फूंक भी कराई है। एक मौलवी से भी इलाज कराया, मगर जिन बड़ा बकट है। मौलवी की खूब पिटाई की और वह इलाज छोड़कर भाग गया। बस जी अल्लाह मालिक है, कोई रिश्ता भी नहीं आता। कौन ऐसी लड़की से शादी करेगा? हालांकि मामू के बेटे से ठीकरे की मांग थी, मगर ठीकरे ही में जा पड़ी। मामू ने साफ इनकार कर दिया। वो बड़े लालची हैं, कहते हैं जहेज तगड़ा दिया जाए तो वही साल में भी शादी करने के लिए तैयार हैं। ओ, मामू का बेटा क्या कहता है? मैंने पूछा। वो बड़ा नेक है, कभी कभी घर आ जाता है, रोता रहता है, मुंह से कुछ नहीं कहता। रोता क्यों है? बस जी बचपन से दोनों साथ खेले हैं,
सबने बचपन से बताया है कि ताजी उसकी दुल्हन है। इंसान को ख्याल तो होता ही है, गोया वो तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता है। अल्लाह जाने भाई जी, बाप के सामने कुछ नहीं बोल सकता। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? एक भी नहीं। अच्छा, क्यों? शादी होगी तो होंगे ना बच्चे। वो शर्मा कर बोला, अरे तुम्हारी शादी नहीं हुई अभी? नहीं जी, अब्बा जब मरने लगे तो उन्हें कॉल दिया था कि जब तक बहन की रुखसती नहीं कर लूंगा अपनी शादी नहीं करूंगा। मैं सोच में डूब गया। बेख्तियार दिल चाहा कि जोजी की बहन को देखूं, पता चले कि कैसा जिन है उस पर। एक बार पहले भी एक मकरू और गंदी रूह से एक बच्ची को आज़ाद कराया था। कुछ सोचकर मैंने जोजी से कहा, जोजी मैं ताजी को देख सकता हूँ, वो मेरी भी बहन जैसी है, उसे देखने को जी चाहता है। हम उसे यहाँ ले आएंगे भाई जी। क्यों, तुम मुझे अपने घर नहीं ले चलोगे? अपने घर? जोजी के चेहरे पर एकदम खुशी चमकी, फिर बुझ गई। फिर वह शर्मिंदा से लहजे में बोला, हमारा घर ऐसा ही है, फिर भी आप चलोगे तो बड़ी खुशी होगी। कितनी दूर है तुम्हारा घर? वो क्या है सामने, वो छप्पर वाला घर पीछे की खिड़की से नजर आता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैंने कहा। मैं इस बोझल माहौल से छुटकारा चाहता था। अपना कुछ नहीं रहा था, हालात के हाथों भटक रहा था। जोजी मुझे अपने घर ले गया। गुर्बत ज़्यादा घरानों की एक ही तस्वीर होती है। माँ थी, बहन थी, टूटी चारपाइयाँ थीं। टूटी चारपाई पर बैठकर चाय पी। मामूली सी शक्लो सूरत की नौजवान लड़की चाय लाई। बैठो ताजी, मैं भी तुम्हारा भाई हूँ, मैंने कहा। लड़की ने पहली बार नज़र भरकर मुझे देखा। जब उसने मुझ पर पहली नज़र डाली थी तो उसमें ताजुब था, उसके तासुरात में मुकम्मल होशमंदी थी। उस वक्त भी मुझे लगा जैसे ताजी जोजी से ज़्यादा होशियार है। बैठ जा ताजी, भाई जी बहुत अच्छे आदमी हैं, जोजी बोला और वो बैठ गई। कहाँ से आए हो बेटे? अम्मा ने पूछा। दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली में रहते हो, क्या करते हो? नौकरी करता हूँ। कितना कमाते हो? बस अम्मा, गुजारा हो जाता है, मैंने कहा। शादी हो गई? नहीं, मैंने बेचैनी से कहा। जोजी की माँ के दिल में जो कुछ था उसका अंदाजा हो गया। बेख्तियार इरशाद अली का घराना याद आ गया। वहाँ 3-3 लड़कियां बैठी थीं। कितना मुश्किल वक्त आ गया है वालदैन पर। वो बच्चियां कितनी प्यारी थीं, लेकिन उनका कोई मुस्तकबिल नहीं था। जोजी की माँ ना जाने क्या क्या बातें करती रही। मेरा जहन उस वक्त शकीला वगैरह में खो गया था। क्या समझ लिया था बेचारों ने मुझे? क्या बीती होगी मेरी गुमशुदगी पर? क्या बताया होगा बेगम साहिबा ने उन्हें? फिर मुझे जोजी की झिल्लाई हुई आवाज़ सुनाई दी, बके जा रही हो, बके जा रही हो अम्मा, ना जाने क्या क्या। भाई जी ताजी को बहन समझकर देखने आए हैं और तू बेफजूल बातें किए जा रही है। क्या करूं फिर? माँ की रुंधी हुई आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ में बेकसी कूट कूट कर भरी हुई थी। आ तू मेरे साथ आ। जोजी ने माँ का हाथ पकड़ा और उसे लेकर घर से बाहर निकल गया। मैं यही चाहता था कि कुछ वक्त ताजी के साथ मिल जाए ताकि मैं उसका जायजा लूँ। मैंने उसकी तरफ देखा और चौंक पड़ा। ताजी के चेहरे के नकूश बदल रहे थे, होंठ मुड़ गए थे, दांत झांकने लगे थे, आंखें सुरख हो गई थीं। मैं गौर से उसका चेहरा देख रहा था और बहुत दिन के बाद मुझे अपनी उस सिफ्त पर गौर करने का मौका मिला। ये महसूस करके मुझे अजीब सा एहसास हुआ कि मेरी वह कुव्वत आज तक मेरे जहन में महफूज है जो किसी भी मर्ज का पता चला लेती थी। लड़की का जहन खुली किताब की तरह मेरे सामने नुमाया हो गया। उसे कोई मर्ज नहीं था, उसका दिमाग शफाफ था। फिर मैंने सरसरी उसके सारे वजूद का तज्जिया किया। वो बिल्कुल ठीक थी। अचानक लड़की के हलक से एक अजीब सी गुरगुराती आवाज़ निकली, दोबारा इधर का रुख मत करना वरना तेरे बदन से खून का एक एक कतरा चूस लूंगा। ये मेरी महबूबा है, इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। आवाज़ बिल्कुल मर्दाना थी। मैंने एक बार फिर गहरी नज़रों से उसे देखा। फिर यही अंदाज़ा हुआ कि सब फ्रॉड है। वो आवाज़ बदल कर बोल रही है, लेकिन जो कुछ वो कर रही थी वो बेहद शानदार था। उसके बदले हुए नकूश बेहतरीन प्रैक्टिस का नतीजा थे। जो कैफियत उसने अपनाई थी वो अच्छों की हवा ख़राब करने के लिए काफ़ी थी। लेकिन मुझे यकीन हो गया कि यह सब अदाकारी है। मैंने दरवाजे की तरफ देखा, शायद जोजी अंदर आ रहा था। चुनाचे मैंने सरगोशी के अंदाज में कहा, सामने कच्ची सराय में ठहरा हुआ हूँ। वो जो तुम्हारे घर के सामने खिड़की नजर आती है वो मेरे कमरे की खिड़की है। जो कुछ तुम कर रही हो मुझे उसका अंदाज़ा है। चाहो तो मुझे इसकी वजह। अभी इतना ही कहा था कि जोजी अंदर आ गया। उसने ताजी का चेहरा देखा और ठंडी सांस लेकर बोला, उठ, मुझे पता है कि इधर भी यही सब कुछ हो रहा होगा, चल उठ। उसने ताजी का हाथ पकड़ा और मेरी तरफ देखकर बोला, अभी आए भाई जी, बस 2 मिनट। ये कहकर वो ताजी का हाथ पकड़कर तकरीबन घसीटता हुआ वहां से ले गया। मेरा जहन इस मफलूकुल हाल घराने की मुश्किलात का अंदाज़ा लगा रहा था। दुनिया में इंसान के लिए क्या क्या मुश्किलात मौजूद हैं, कोई सोच भी नहीं सकता। कुछ देर के बाद जोजी वापस आ गया और फीकी मुस्कुराहट के साथ बोला, देख लिया भाई जी, आपने हमारे घर को, यही तमाशा दिन रात होता है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो जोजी, माँ और बहन की खिदमत करके इबादत कर रहे हो। एक बात तुमसे ज़रूर कहूँगा कि खुदा के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। बहुत जल्दी तुम्हारे दिन फिर जाएंगे और ये मुश्किलें तुम्हें याद भी नहीं रहेंगी। कितनी देर है भाई जी, उम्र गुजर गई। देखें
कब फिरेंगे हमारे दिन, वो उदासी से बोला। फिर हम वापस आ गए। बड़ा तजस्सुस था मेरे दिल में। मुझे ये पता चल गया था कि ताजी को कोई बीमारी या साया वाया नहीं है। वक्त गुजरता गया। बज़ाहिर मुझे यहाँ कोई खतरा नहीं था। दिल को भी इत्मीनान था, क्योंकि मेरी रहनुमाई की गई थी कि बदी से घबराकर उससे दूर भागने की कोशिश मुनासिब हल नहीं है। बेहतर है कि उसका खात्मा करने की कोशिश की जाए। मैं यहाँ तक आ गया था और इंतज़ार में था कि भोरिया चरण या महाराज कब मुझे अपने काम के लिए कहती हैं। रात हो गई। खाने से फारिग होकर मैं आराम करने के लिए लेट गया। उस वक्त रात के 12 बजे थे जब मुझे अपने कमरे की अकबी खिड़की पर थप थप की हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई दी। मैं चौंक पड़ा। मैं खिड़की पर पहुंचा और मैंने बेधड़क खिड़की खोल दी। खिड़की के दूसरी तरफ एक इंसानी वजूद काले रंग की चादर में लिपटा हुआ खड़ा था। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, मुझे एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी। भाई जी, मैं ताजी हूँ। अरे ताजी, तुम ठीक तो हो? मैंने कहा। मुझे थोड़ा सा वक्त देंगे? बोलो। इतना थोड़ा भी नहीं। आप इस वक्त खिड़की से बाहर आ जाइए, इसमें सलाखें नहीं हैं, मुझे आपसे ज़रूरी बातें करनी हैं। अच्छा, मैंने उलझे हुए लहजे में कहा। उसे अपने कमरे में भी बुला सकता था, लेकिन यह बहुत ख़तरनाक बात होती। मैंने वापस आकर जूते पहने और फिर खिड़की से नीचे उतर गया। कमरे का दरवाज़ा पहले ही अंदर से बंद था। आइए भाई जी, वो बोली और एक आवारा रूह की तरह आगे बढ़ने लगी। कुछ फासले पर ऊंचे ऊंचे झाड़ नजर आ रहे थे, जिनके दूसरी तरफ पीपल का दरख्त था। वो उसी तरफ बढ़ रही थी। यहाँ कीड़े मकोड़े नहीं हैं भाई जी, बैठिए। बात क्या है ताजी? आपने ठीक कहा था, मुझ पर ना साया है ना मैं बीमार हूँ, बस जिंदा रहने की कोशिश कर रही हूँ। जब जीना नामुमकिन हो जाए तो हम दोनों मर जाएंगे। हमने पीर फागन के दरबार पर कसम खाई है। हम दोनों कौन? मैंने पूछा। मैं और कासिम। कासिम वो है जिससे तुम बचपन से मंसूब हो? हाँ भाई जी, हमने बचपन से एक दूसरे को अपनों की तरह देखा है। ना वो ना मैं किसी और के बारे में सोच सकती हैं। मेरी माँ का कसूर नहीं है, वो तो मामू इकबाल की एक आवाज़ पर मेरा निकाह करने को तैयार हैं। मगर मामू का खून सफ़ेद हो गया है, वो जहेज़ मांग रही हैं। मगर तुमने ये ड्रामा करके अपने घर वालों को क्यों परेशान कर रखा है? कहाँ ना जीना चाहती हूँ, इसलिए ये सब कर रही हूँ। अम्मा को मेरी बड़ी परेशानी है। मैं ये सब कुछ ना करती तो अब तक मर चुकी होती। अम्मा किसी न किसी को घेर लेती और मेरी ज़बरदस्ती शादी कर दी जाती। जिन भूत का चक्कर चलाकर मैं रिश्ता लाने वालों को भगा देती हूँ। अब तो बड़ी मशहूर हो गई हूँ और अब लोग मेरा रिश्ता नहीं लाते। ज़बरदस्त। ये ड्रामा तुमने कहाँ से सीखा? 8 जमात पढ़ी हूँ, बेवकूफ़ नहीं हूँ। मेरे पास क्यों आई हो? अम्मा जोजी के पीछे पड़ी हुई है कि आप इतने शरीफ हैं तो आपको मजबूर करे कि आप मुझसे ब्याह कर लें। मुझे आपके पास आने की हिम्मत यूँ पड़ गई कि आपने मुझे बहन कहा है। मुझे हंसी आ गई। अगर मैं तुझे बहन ना कहता तो यही अदाकारी करती रहती, इससे भी ज़्यादा करती। वो बोली। मैं खूब हंसा। फिर मैंने कहा, अगर किसी को पता चल गया कि तू इस तरह मेरे पास आई है और कोई तुझे तलाश करने निकल पड़ा तो? कुछ नहीं होगा, मैं अक्सर निकल आती हूँ मगर कोई मेरा पीछा नहीं करता। खुद जोजी भी जिन भूतों से बहुत डरता है। अब तो आसपास के लोग भी अगर रात में मुझे देख लें तो दौड़ लगाकर घरों में घुस जाते हैं। इस तरह मैं कासिम से भी मिल लेती हूँ। मगर एक बात कहूँ? हाँ बोलो। हम मिलते ज़रूर हैं, मगर हमने कभी एक दूसरे का हाथ तक नहीं पकड़ा ताकि मौला के पास जाएं तो गुनाहगार बनकर ना जाएं। तब अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत को ज़रूर कामयाब करेगा ताजी, मैंने खुलूस दिल से कहा। मेहरबानी भाई जी, अल्लाह आपको खुश रखे। बस ये लोग तुम्हें कुछ भी कहें, तुम तैयार मत होना, अब मैं चलती हूँ। मैंने उसे बड़े खुलूस से रुखसत किया और उसके बारे में सोचने लगा। दुआ ही कर सकता था कि अल्लाह उसकी खुशी पूरी कर दे, और क्या कर सकता था। दूसरी सुबह बहुत जल्दी जाग गया। हालांकि नींद पूरी नहीं हुई थी, लेकिन तबीयत पर एक फरहत सी तारी थी। उठकर खिड़की खोली। बाहर का मौसम इतना खूबसूरत था कि बयान से बाहर। हर तरफ नशा आलूद कजलाहटें बिखरी हुई थीं। बेख्तियार दिल चाहा कि बाहर निकलकर सैर करूं। अपनी इस ख्वाहिश को ना रोक सका और मैं बाहर निकल आया। कोई खास सिमत इख्तियार नहीं की और चलता रहा। इक्का दुक्का लोग चलते फिरते नजर आ रहे थे। कोई 1 किलोमीटर चला था कि एक जगह बहुत से लोग खड़े नजर आए। तजस्सुस उभरा और कुछ देर के बाद मैं वहां पहुंच गया। कच्चा उखाड़ा था। बहुत से पहलवान लंगोट कसे जोर कर रहे थे और बहुत से किनारे खड़े उन्हें देख रहे थे। अचानक एक लंबा तिरंगा मुअम्मर आदमी आगे बढ़ा और 2 ऐसे नौजवानों के पास पहुंच गया जो एक दूसरे से गुत्थम गुत्था थे। उसने उनमें से एक के मुंह पर बड़े जोर का थप्पड़ मारा। क्या थप्पड़ था! उस अच्छे खासे वजनी नौजवान ने 2 कलाबाजियां खाई थीं। उमर सीधा आदमी ने गालियां बकते हुए कहा, अगर तुझसे क्लाजिंग नहीं लगाई जा रही तो चांटी क्यों नहीं लगा रहा? इतनी देर से दोनों अरने भैंसे बने हुए हो, और तू बे? उमर सीधा आदमी दूसरे नौजवान की तरफ बढ़ा तो उसने खौफ से पीछे हटते हुए दोनों हाथ जोड़ दिए। माफ़ी उस्ताद, माफ़ी, गलती हो गई। कान पकड़कर 100 उठक बैठक लगा। चल शुरू हो जा। नौजवान ने जल्दी से कान पकड़े और स्कूल के बच्चों की तरह उठक बैठक लगाने लगा। अब यहाँ देखो, मेंढों की तरह टकरे मार रही हैं, कोई दाव नहीं आजमा रहा।
उसने खड़े होकर तमाशा देखने वालों से कहा और उसी वक्त उसकी निगाह मुझ पर पड़ी। बात करते हुए वो रुख बदल रहा था। मुझ पर नजर पड़ी तो जल्दी से दोबारा मुझे देखता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलकर मेरे पास आ गया। करीब से मुझे देखता रहा, फिर सरसराती आवाज में बोला, मसूद। मुखातिब मैं ही था और उसने मेरे वालिद का नाम लिया था, इसलिए मेरा जवाब देना जरूरी था। इससे पहले मैं कुछ बोलता उसने दोबारा कहा, मसूद। तू मसूद है ना? नहीं, मेरा नाम कामरान है। अच्छा हाँ ठीक है, वो इतना जवान कैसे हो सकता है? मगर जवान हैरत है। ये तो सुना है कि अल्लाह पाक ने हर इंसान के साथ हमशक्ल बनाए हैं, मगर ऐसे हमशक्ल के बंदा देखता रह जाए। मगर तुझे पहले कभी नहीं देखा, कहीं बाहर से आया है? हाँ, दिल्ली से। एक और बात बताना चाहता हूँ। हाँ बोल। बड़ी पुरानी कहानी याद दिला दी है तूने, बोल। मेरे वालिद साहब का नाम भी मसूद था और उनके वालिद का नाम महफूज अहमद था। और तेरी खैर, तू मसूद का बेटा है, पाकिस्तान से आया है? हाँ। ओह मेरी जान, मैं तेरा चाचा हूँ, अली खान मेरा नाम है। मसूद कहाँ है वो? इंतकाल हो चुका है उनका, अल्लाह मगफिरत करे। बोधी, अबे ओ बोधी, चल उखाड़ा चला, मेरा मेहमान आया है, मैं चलता हूँ। आओ बेटे आओ। आप अपना काम करें चाचा जी, मैं यहीं खड़ा हूँ, हम बाद में बातें कर लेंगे। नहीं बेटे आओ, तुमने पागल कर दिया है। ओह तुम्हें क्या मालूम मसूद मेरे लिए क्या था। हम बचपन से साथ पले बढ़े थे, साथ खेले थे, बस फिर तकदीर ने अलग कर दिया। आओ आ जाओ। अली खान पहलवान का घर बहुत अच्छा था, खास तर्ज का बना हुआ। एक बड़ी सी बैठक में उन्होंने पूरा खानदान जमा कर लिया, बेटे बेटियां बहुएं। खास तौर से उन्होंने अपनी बेगम को आगे बुलाया और बोले, पहचानो कौन है? सफ़ेद बालों वाली खातून ने मुझे देखा, फिर झट से बोली, मसूद भैया का बेटा लगे है, उन्हीं की शक्ल का है। खातून के जवाब पर मैं दंग रह गया, क्या याददाश्त थी। अली पहलवान ने कहा, हैरान मत हो बेटा, पहले मोहब्बतें ऐसी ही थीं। जमीला को मसूद भाभी नहीं बहन कहता था। ये भी हमारी बचपन की साथी थी, बड़ा वक्त लगा है हमारे साथ का। मसूद भैया भी साथ आए हैं। तुम लोग तो पाकिस्तान में रहते हो? चची ने पूछा। मसूद अब इस दुनिया में नहीं है, चला गया दुनिया छोड़कर, अली चाचा गुलूगीर लहजे में बोले और खातून ने दुपट्टा आंखों पर रख लिया। चंद लम्हे शौक की फिजा रही, फिर अली पहलवान ने कहा, चलो आराम का बंदोबस्त करो इसके लिए। अरे तुम्हारा सामान कहाँ है कामरान? वो चाचा जान, मैंने कच्ची सराय में कमरा लिया हुआ है। मैंने कहा, चल कोई बात नहीं, तुझे हमारे बारे में पता कहाँ होगा, आ जाएगा सामान उधर से। वो मैं उधर आराम से हूँ, कोई परेशानी नहीं है, आपके पास रोज आता रहूँगा। और हमने यह मड़िया आग लगाने के लिए बनाई है हैं? अली चचा ने कहा, मुझे अंदाजा हो गया कि फंस गया हूँ। यह रिवायती मोहब्बत है जिसमें कोई खोट नहीं होती। खामोश हो गया। भरा परा घर था, सब मेरे इर्द गिर्द थे। बड़ी खातर मदारत हुई। दोपहर को अली चचा ने कहा, तू तो पहली बार हिंदुस्तान आया है? जी चाचा। खुश हो पाकिस्तान में? जी अल्लाह का शुक्र है। मसूद तो यहाँ बड़ी परेशानी में रहा, हम सब खलंडरे थे, दौलत हासिल करने के चक्कर में रहते। उसे कोई काले इलम वाला मिल गया और उसने सिफले इलम शुरू कर दिया। बस भैया फेर में आ गया हमारा यार, फांसी की सजा हुई। अल्लाह ने बचा दिया। सारे घर वाले जादू के जाल में फंसकर दरबदर हो गए। मगर 12 बरस के बाद तो घोड़े की भी फिर जाए है। अल्लाह ने बचाकर पाकिस्तान पहुंचा दिया। अल्लाह बड़ा बादशाह है। पाकिस्तान जाकर उसने खत लिखे थे, हमें दिखाते हैं तुम्हें। अली चचा बहुत पुराने कागज निकाल लाए जिन्हें उन्होंने संभाल कर रखा हुआ था। उन्होंने मुझे खत दिखाया, मैं उसे पढ़ने लगा। रस्मी सलाम दुआ के बाद लिखा था, जिंदगी के नशेब फराज से गुजर कर पाक ज़मीन नसीब हुई। पूरा पाकिस्तान हुस्न जमाल का गहवारा है। हम लोग कराची आए, सिंध की सरजमीन, पाकिस्तान का दिमाग। किसी वीरान जंगल के दरमियान से बहते दरिया के साहिल पर इतना सुकून, इतना सुख नहीं होता जो कराची के खामोश साहिल पर होता है। मैंने इन साहिलों पर बैठकर खुद को सोचा है। सरजमीन सिंध, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा गया, यूनानी में सिंथोस और लातीनी में संडस के नाम से पुकारा गया। ना जाने कैसी कैसी कहानियों की अमीन है, जहाँ पूरे हिंदुस्तान, पंजाब, कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बाहर से हिजरत करने वाले आकर आबाद हुए, अपने सीने में लाखों कहानियां बसाए हुए। मेरी इब्तदाई कहानी तुम्हारे लम्हे है। सोने के ढेर, चमकते सिक्के, नोटों के अंबार, एक पुरसुकून घर का बदल कभी नहीं होते। मेरा घर पाकिस्तान खुदाई से कायम और दायम रखे। और भी बहुत से खत लिखे उसने मुझे। ठीक कहता था वो, हम कुएं के मेंढक पुरखों से इसी शहर की खाक फांकते रहे। उसने बड़ी दुनिया देखी, खुदा उसकी मगफिरत करे। बाद में अली चाचा ने मुझे मेरा घर दिखाया जो वीरान पड़ा था। उसके दरवाजे में बड़ा सा ताला पड़ा हुआ था, काफ़ी बोसीदा हो गया था। हमारे यार की निशानी है, बड़ी लड़ाई लड़ी है हमने इसके लिए। बड़े बड़े सूरमाओं ने इस पर कब्जा करने की कोशिश की, मगर हमने कह दिया कि इधर आंख ना उठाई जाए। कस्टोडियन वाले आए, हमने उससे भी निमट लिया। मैं अली चचा के इस प्यार से बहुत मुतासिर था, लेकिन उन्हें अपने बारे में कुछ नहीं बताया। जुमेरात का दिन था, उखाड़े में जोर कराने के बाद हम घर आ गए।
शाम 5 बजे से घर में कुछ एहतमाम नजर आया। खैरियत है चचा जी, कोई मेहमान आ रहा है? मैंने पूछा। अरे नहीं बेटे, आज जुमेरात है, चिरागी का दिन है। नहाकर वुजू कर लो, पीर फागन के मज़ार पर जाना है। मेरा दिल उछल पड़ा। चचा बोले, हाँ जुमेरात के जुमेरात चिरागी होती है, वहाँ बड़ी खलकत आती है, कवालियाँ होती हैं, तुम्हें भी सलाम करना है वहाँ जाकर, चलोगे? हाँ, बमुश्किल मेरे मुंह से निकला। दिल अजीब सा हो गया था। बहरहाल बड़ी अकीदत से मैंने भी तैयारियां की। पीर फागन से तो मेरा बड़ा गहरा रिश्ता था। आखिरकार मगरिब से कुछ पहले पीर फागन के मज़ार की तरफ रवानगी हुई। चचा के बेटे कुछ शागिर्द साथ थे। जवानों ने बड़ी बड़ी थालियां उठा रखी थी, जिनमें गेहूं की रोटियों से बना मलीदा था, गुड़ और देसी घी से तैयार किया हुआ, गुलाब के फूलों की चादरें और मिट्टी के दीवे, जिनमें घी और रुई की बनी बत्तियां पड़ी हुई थीं। फासला बहुत ज्यादा नहीं था। दूर से पीर फागन के मज़ार के गुंबद नजर आए, बहुत बुलंदी पर थे। फिर वो सीढ़ियां नजर आईं, जिनकी तादाद 100 से कम नहीं थी। ज़ायरीन उन सीढ़ियों से उतर चढ़ रहे थे। मैं बड़ी बोझल कैफियत का शिकार था। हम सीढ़ियां तय करने लगे। मुझ पर एक सुरूर की सी कैफियत तारी थी। मैं तमाम रस्मों में शरीक रहा। चचा ने मेरे हाथ से चादर चढ़वाई, घी के 7 चिरागों में से एक चिराग जलवाया, मलीदे पर फातिया हुई और उसका एक निवाला मुझे भी खिलाया गया। ये बड़ी दिलचस्प रस्में थीं, जिनमें बहुत लुत्फ़ आ रहा था और मैं अकीदतमंदों की मोहब्बत देख रहा था कि पीछे से आवाज़ आई, सलाम भाई जी। पलट कर देखा तो जोजी था। वालेकुम अस्सलाम जोजी, कैसे हो? फजल है मौला का, जोजी ने कहा और फिर रुख फेर कर कहा, सलाम कर भाई जी को। जोजी के कहने पर मैंने चौंक कर पीछे देखा। काली और बड़ी सी चादर में मलबूस ताजी थी। उसने महीन आवाज़ में मुझे सलाम किया। मैंने जवाब देकर उसे देखा और बोला, कैसी हो ताजी? उसने जवाब देने के बजाय गर्दन हिला दी। वह मुझे देख रही थी और उन आंखों में गहरी शिकायत थी। आंखों ही आंखों में वो बहुत कुछ कह रही थी। मुझे शदीद शर्मिंदगी का एहसास हुआ। घर आइए भाई जी, इतनी इज्जत दे दी है तो उसे कायम रखिए, आपको कौन सा हमेशा यहाँ रहना है? जोजी ने कहा। मैं ज़रूर आऊँगा जोजी, वादा करता हूँ, मैंने कहा। वो ताजी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया। ताजी ने कई बार पलटकर मुझे देखा। उसकी आंखों में शिकायत का तासुर था। अली पहलवान अपने कामों में मसरूफ़ थे। रात हो गई। कवालों ने कवाली शुरू कर दी। अकीदतमंद झूम रहे थे, कवालों को पीर फागन की बेल दे रहे थे। मुझे भी इस महफिल में बहुत मज़ा आ रहा था। न जाने कितना वक्त गुजरा था कि किसी ने आहिस्ता से मेरे शाने पर हाथ रखा और मैंने चौंक कर देखा। एक बारिश शख्स था, काले लिबास में मलबूस, बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देख रहा था। मुझे मुतवज्जा पाया तो बोला, मुंह खोलो। अजीब सा अंदाज था। मेरी समझ में कुछ नहीं आया तो वो दोबारा बोला, मुंह खोलो। मेरा मुंह खुद ब खुद खुल गया और उसने जल्दी से कोई चीज़ मेरे मुंह में रख दी। मैं एकदम पीछे हटा। मुंह में जैसे शक्कर घुल गई, जिससे ख्योड़े की खुशबू आ रही थी। उस मलंग की आवाज़ फिर उभरी, एक और बताशे हैं, पीर का तबरक है, खा लो। मैंने दोबारा मुंह खोल दिया और उसने दूसरा बताशा मेरे मुंह में रख दिया। फिर अपनी जगह से उठकर बैठे हुए लोगों के दरमियान से होता हुआ एक दर से बाहर निकल गया। बताशे बहुत मज़ेदार थे। दिल में कोई तशवीश नहीं हुई। पीर साहब का मज़ार था, कोई गलत शख्स यहाँ दाखिल नहीं हो सकता। बताशे सिर्फ तबरक थे जो मुझ तक पहुँचाए गए थे। मुझे खुशियाँ मिल रही थीं। जिस दरबार के खिलाफ मुझे साजिश में शरीक किया जा रहा था, वहीं से बुलावा आ गया और मैं उस पाक जगह बैठा हुआ था। बड़ा हौसला मिल रहा था। रात को 4 बजे तक महफिल जमी रही। फिर कवालियाँ ख़त्म हो गईं। कवाल साज समेटने लगे और अली चाचा उठ गए। हम घर आ गए। रास्ते में कोई बात नहीं हुई। सब अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। मैं बहुत देर तक जागता रहा। दरबार याद आ रहा था, जहाँ हर चीज़ से अकीदत झलकती थी। फिर वो आंखें याद आईं, 2 शिकायत भरी आंखें, और ये आंखें रात भर मुझे परेशान करती रहीं। और हैरानी की बात यह थी कि ख्वाब में एक हल जहन में आ गया। दूसरी सुबह खूब देर से जागा। धूप चढ़ चुकी थी। नहा धोकर फारिग हुआ तो चची जान नाश्ता ले आईं। अली चचा मामूल के मुताबिक उखाड़े चले गए। सारी रात 1 मिनट भी ना सोएं, तब भी वक्त पर उखाड़े में होते हैं, चची जान ने बताया। नाश्ते के बाद मैं भी उखाड़े की तरफ चल पड़ा। चचा जी पूरी रफ्तार से गालियां बक रहे थे। मुझे देखकर मेरे पास आ खड़े हुए। वक्त गुजरता गया। फिर तमाम पट्टे चले गए तो हम दोनों उखाड़े से चल पड़े और शमशाद अली के होटल आ पहुंचे। अक्सर यहाँ बैठकर चाय पीते थे। इस बात का मैं बखूबी अंदाज़ा कर चुका था कि अपने इलाके में अली पहलवान का बड़ा रोब था। जिधर से गुजरते थे लोग झुक झुक कर सलाम करते। चाय के घूंट लेते हुए मैंने कहा, अली चचा, आपसे एक ज़रूरी काम है। हैं? बोलो। आप इकबाल को जानते हैं? कौन इकबाल? सहारनपुर का है। हाँ, इसी मोहल्ले में रहता है। कच्ची सराय में उसका भांजा जोजी नौकरी करता है। अच्छा, वो इकबाल कान मैलिया? हाँ जानता हूँ। उसका बेटा कासिम है? बिल्कुल है, पहले उखाड़े पर आता था, अब सोनारे का काम करता है। तुम उन्हें कैसे जानते हो? कच्ची सराय में जोजी नौकरी करता है, उसने ये सब बताया था।
असल में इकबाल जोजी का मामू है। जोजी के बाप की मौत के बाद उन लोगों के हालात ख़राब हो गए। बचपन में इकबाल ने जोजी की बहन ताजी से अपने बेटे कासिम का रिश्ता तय कर दिया। दोनों बच्चों ने बचपन से माँ बाप की ज़ुबानी यही सुना कि उन दोनों की आपस में शादी होगी, लेकिन फिर इकबाल मुकर गया। उसने भारी जहेज़ का मुतालबा कर दिया और ना देने पर शादी ना करने का ऐलान कर दिया। बड़ी बुरी बात है। फिर क्या हुआ? चचा ने पूछा। बुरी बात तो बुरी होती है चचा जान, जो होनी नहीं चाहिए, मैंने कहा। अली चचा सोच में डूब गए। फिर बोले, तुम क्या चाहते हो? जोजी गरीब आदमी है। शायद आपने ये बात ना सुनी हो चचा कि उसने अपने बीमार बाप को कॉल दिया था कि जब तक बहन को रुखसत नहीं कर देगा खुद शादी नहीं करेगा, और वो ये कॉल निभा रहा है। हालांकि खुद उसके बाल सफ़ेद हो रहे हैं। बड़ी इज्जत वाले होते हैं ऐसे लोग, अली चचा ने कहा। जोजी बेहद गरीब है। इस दौर में बहन बेटी को रुखसत करना कितना मुश्किल है आपको पता है। वो भारी जहेज़ कहाँ से लाए? मैंने पूछा था कि तुम क्या चाहते हो? अली चचा ने पूछा। ये शादी होनी चाहिए अली चचा। होगी, ज़रूर होगी इंशाल्लाह, चचा ने बड़े पुरएतमाद लहजे में कहा। फिर उन्होंने अपने बेटे को इकबाल के घर भेजा। उन्होंने उसे उखाड़े पर ही बुलाया जहाँ एक कमरा और अहाता मौजूद था। आओ इकबाल भाई, कैसे हो? अली चचा ने पूछा। आपकी बादशाही में जी रहे हैं पहलवान जी, वो बोला। बैठो, तुमसे ज़रूरी बात करनी है। हुक्म पहलवान जी। मुआफ़ करना, बात बहुत ज़ाती है लेकिन करना ज़रूरी है। जोजी तुम्हारा भांजा है? जी पहलवान जी। उसकी बहन ताजी? भांजी। बिल्कुल जी। बचपन में तुमने अपनी बहन की बेटी को अपने बेटे कासिम से मंसूब किया था और बहन से वादा किया था कि जवान होने पर तुम ताजी की शादी अपने बेटे से करोगे। वो पहलवान जी, ऐसी बातें मजाक मजाक में हो ही जाती हैं। तुमने ऐसी बात कही थी। अली चचा का लहजा खुश्क हो गया। हाँ जी, हाँ जी, इकबाल घबरा कर बोला। बेटियों के मामले में मजाक नहीं किया जाता इकबाल भाई, तुम्हें यह शादी करनी चाहिए। वक्त बदल गया है पहलवान जी, अब बड़ा सोचना पड़ता है। मेरे दिल में बेटे के लिए बड़े अरमान हैं। जोजी तो ठीक से बारात को खाना भी नहीं दे सकता। अगर वो बारात को खाना दे दे तो आप शादी कर देंगे? वो लौंडिया तो पागल है पहलवान जी, और उस पर आसिफ का साया है। तुम शादी की तैयारी करो, आसिफ को हम भगा देंगे, अली चचा ने कहा। लेकिन अली पहलवान जी, एक आसिफ तुम्हारी तरफ भी गहरी नज़रों से देख रहा है। कह रहा था कि पंडित हरीराम के घर में डकैती का मंसूबा इसी मोहल्ले के एक घर में बना था, और पंडित के घर का नक्शा भी डाकुओं को यहीं से मालूम हुआ था, और किसी को उस डाके का हिस्सा 10,000 मिला था। पुलिस ने उस डाके की छानबीन अभी बंद नहीं की है। मैंने इकबाल के चेहरे पर छाने वाली जर्दी साफ महसूस की। वो खुश्क होंठों पर जुबान फेर रहा था। कुछ देर खामोशी रही। फिर चचा ने दोबारा कहा, अपने खून को अपने ही समेटते हैं इकबाल भाई। 1 हफ्ते के अंदर अंदर शादी की तैयारियां करो और इस फर्ज को पूरा करो। और हाँ, जहेज भी मिलेगा और बारात का खाना भी। इकबाल ने कुछ कहने के लिए मुंह खोलने की कोशिश की तो अली चचा ने गरज कर कहा, आज बुध है, अगले जुमे को हम बारात का इंतजार करेंगे। जाओ, अब हमें कुछ काम है। इकबाल बादल नख्वास्ता उठ गया। मैं उसे जाते देखता रहा। क्या वही होगा जो अली चचा ने कहा है? अगले जुमा को ताजी की शादी कासिम से हो जाएगी। इकबाल नजरों से ओझल हो गया तो अली चचा ने मुस्कुराते हुए कहा, कितनी बिगड़ गई है दुनिया, सीधी उंगलियों से घी निकलता ही नहीं। क्या वो मान जाएगा अली चचा? अली चचा चौंक पड़े। फिर बोले, फिर सहारनपुर में रहना ज़रूरी है क्या? सारे खतरे मोल ले रखे हैं इन ससुरों के लिए। इतनी भी इज्जत नहीं देंगे ये हमें। चलो अब तुम अपना काम शुरू कर दो। हुक्म दें चचा। जोजी से कहो बहन की शादी की तैयारी कर ले, हम जहेज़ की तैयारी करते हैं। और हाँ, दूसरा काम यह है कि कासिम से मिलकर पूछो कि वो भी खुश है। ठीक है, मैंने जवाब दिया। दिलचस्प खेल शुरू हो गया। कच्ची सराय जाकर जोजी से मिला। वो बहुत खुश हुआ। मैंने उसे बताया कि अली खान ने इकबाल मामू को शादी के लिए तैयार कर लिया है तो वो हक्का बक्का रह गया। तब मैंने उसे मुख्तसर तफसील बताई तो वो खुशी से पागल हो गया। आओ भाई जी, मेरे साथ घर चलो, उसने कहा। मैं उसके साथ घर आया और जोजी ने माँ को बताया। माँ ने ताजी को। फिर तैयारी शुरू हो गई। अली चचा फरिश्ता सिफ्त थे। उन्होंने अपनी जेब से सारी तैयारी की। सहारनपुर अच्छा खासा शहर था, हर चीज़ वहाँ मिल गई। मेरे पास भी कुछ रकम थी जो मैंने जोजी को दे दी। कासिम से भी मुलाकात हो गई थी, वो बहुत खुश था। क्या था क्या हो गया। कराची के एक बेहतरीन अस्पताल में बहुत बड़ी हैसियत से ज़िंदगी गुजारने वाला डॉक्टर कामरान अब कैसे कामों में मसरूफ़ था। लेकिन इंसान की फितरत में वक्त से समझौता करने की बड़ी सलाहियत होती है। मैं माजी भूलकर खुद भी इस शादी की तैयारियों में मसरूफ़ था। इन्हीं तैयारियों के दौरान ताजी ने मुझे तलाश कर लिया। प्यार से मेरे सीने पर सर रख दिया। भैया हो ना मेरे? वो बोली। हाँ ताजी, अब ठीक है। सच मानो, हमने तो कुछ और सोचा था। क्या बुरा सोचा था? हमने सोचा था अब तुम हमें दोबारा नहीं मिलोगे। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, मगर तुमने तो सब कुछ कर दिया। तुम खुश हो ताजी? मैंने कहा। हाँ बहुत, वह शर्मा कर बोली।
बारात आ गई, निकाह हो गया। बारातियों को बहुत अच्छा खाना दिया गया। मैं भी मुख्तलिफ कामों में हिस्सा ले रहा था और उस वक्त ताजी की रुखसती की तैयारियां हो रही थी कि एक 12-13 साल का लड़का मेरे पास आया और दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगाता हुआ बोला, जय काली माता की महाराज, वो बंसीराज महाराज बुला रही हैं। बंसीराज? मेरा जहन चटकने लगा। बमुश्किल मैंने कहा, चलो